बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्सियत पॉडकास्ट में आप सभी आवाम का खैर मकदम। मैं हूं आपका जावेद। और आज के एक शख्सियत पॉडकास्ट में हमारे जो मेहमान हैं वो मेडिकल की शख्सियत हैं। और मैं उनकी छोटी सी तारुफ करा दूँ, इंट्रोडक्शन करा दूँ आप सभी आवाम से। उनका नाम डॉक्टर सौरभ जेठी है, जो BDS प्लस MDS ऑर्थोडोंटिक्स हैं और दिल्ली NCR में 2 दशक से कम ये अपना सेवा दे रहे हैं दिल्ली NCR में। और आप इनके बारे में कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं डॉक्टर सौरभ जेठी के बारे में। तो आज हम इनसे बहुत कुछ जानेंगे, समझेंगे डेंटल का क्या प्रॉब्लम है, डेंटल कैसे ठीक होता है, क्या चीज़ें डेंटल के लिए हमें करना चाहिए। तो आज इनसे हम बहुत कुछ जानेंगे और समझेंगे। आप सभी से गुजारिश है ये वीडियो एंड तक देखें, और क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत वेलकम टू माय शो एक शख्सियत पॉडकास्ट में। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा आप मुझे बताएं कि आजकल शुगर और BP बहुत ही पेंडेमिक की तरह फैल रहा है ना। सही बात है जी। तो इसमें आदमी शुगर से, हाई शुगर से और हाई BP से डेंटल में कितना इफेक्ट होता है? देखिए, पूरी बॉडी कनेक्टेड होती है जी। और सबसे पहला पार्ट आपका ओरल कैविटी आता है, जहाँ से सब चीज़ें शुरू होती हैं। अच्छा। अगर आपका शुगर है, अगर हाई रहता है या प्रॉपरली कंट्रोल में नहीं रहता जी। तो जनरली इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा गम्स पे पड़ता है। अच्छा। गम्स आपके नीचे होने शुरू हो जाते हैं, कम होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद उस वजह से वहाँ बैक्टीरिया ग्रो करता है, गम पेरिडोंटल डिजीज शुरू हो जाता है, जिसे पायरिया कहते हैं। जी। वो शुरू हो जाता है। तो इसके लिए एक शुगर के पेशेंट को साल में एक बार चेकअप कराना जरूरी है, रूटीन चेकअप कराना जरूरी है। अच्छा। और सफाई करवाते रहना चाहिए। अच्छा। और ध्यान रखना है। अच्छा। बाकी ब्लड प्रेशर के पेशेंट में क्या होता है, जनरली ब्लड प्रेशर के जो मेडिसिन खाते हैं उनको साथ साथ हार्ट का भी कुछ कुछ दिक्कत रहता है, तो ब्लड थिनर्स वगैरह भी लेते हैं। तो इसमें ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। ये चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। अगर ब्लड प्रेशर का पुराना पेशेंट है, कार्डियक पेशेंट है, तो हमें उनको पहले इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है कि भाई आप पहले मेडिसिन बंद करें, तभी कोई ऐसा प्रोसीजर परफॉर्म किया जाएगा जो कि ब्लड जिसमें आपका ब्लीडिंग होने के चांसेस, हाई BP की भी। हाँ। तो हाई शुगर में आदमी क्या मेन कॉम्प्लिकेशन क्या है? जैसे आपने बताया, आपने कैविटीज या गम्स का मेनली गम्स क्या का है। सिम्टम होगा कि हम समझें कि मेरी शुगर हाई हो गई है, इसकी वजह से मेरे को डेंटल पे इफेक्ट हो रहा है? इस सीट पे आना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि ये विद एक्सपीरियंस हमें पता लगता है, पेशेंट को देख के बता दें कि आपको शुगर बढ़ी हुई है। अच्छा, मतलब हमें उधर जाना पड़ेगा, डॉक्टर बनना पड़ेगा। क्योंकि दिस इज नॉट दैट इजी कि वो नहीं है A1+1=2, ऐसा नहीं है। इट इज जस्ट अब इसका मेरे पास फोटोग्राफ कोई है नहीं, अगर मैं आपको बता दूं, रेडनेस होगी दांतों की, मसूड़े में ब्लीडिंग हुआ करेगी कभी कभी। अच्छा। और दूसरा, मसूड़े पानी वानी लगना शुरू हो जाता है, थोड़ा हल्का फुल्का सा। ये सिम्टम है, ये बेसिक सिम्टम है। दूसरा, जबान पे जलन होगी, मिर्ची ज्यादा लगेगी, ये सारी चीजें डायबिटीज, ये इसकी सिम्टम है डायबिटिक की। तो हमें मालूम हो जाएगा कि ये कॉम्प्लिकेशन है शुगर का ही। और फिर डायबिटीज वालों में मुंह सूखा रहता है। अच्छा अच्छा। बार बार पानी पीते हैं, जरूरी नहीं है सारा दिन पी भी पाए। तो ड्राइनेस की वजह से उनके मुंह में कैविटीज होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसकी वजह से कैविटीज हो जाती है? बिल्कुल, मुंह ड्राई रहता है। डायबिटीज वाले, स्मोकिंग करने वाले, अच्छा, कैंसर पेशेंट्स जिनके मुंह में ड्राइनेस रहती है, अच्छा, उनको ये पॉसिबिलिटी है कि कैविटीज इंक्रीज कर जाए। कैविटीज डॉक्टर साहब मैंने सुना है खाने वाने से होता है। देखिए, कैविटी वो चीज नहीं है कि खाने से हो। कैविटी एक ऐसी चीज है जो कि मतलब आपका दांत जो नेचुरल जो ऊपर वाले ने स्ट्रक्चर दिया है उसके अंदर कोई नुकसान हो जाए, ये कैविटी है। अच्छा। अब वो गलने की वजह से हो सकता है, टूटने की वजह से हो सकता है, किसी वजह से हो सकता है। तो कैविटी इज ए जनरल इंग्लिश टर्म। अच्छा। गड्ढा। अच्छा, मतलब गड्ढा हो गया। गड्ढा हो गया। जी जी। तो कैविटी इज नॉट ओनली जस्ट खड्डा, ये कई वजह से हो सकती है। एक तो ब्रोकन की वजह से, दूसरी चीज आपके केरीज लग सकती है, डेंटल केरीज कहते हैं, कीड़ा लगना कहते हैं। जी 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 जी। तो कीड़ा लगना इज नॉट अ एग्जैक्ट टर्म, बट ये बेसिकली क्या होता है कि अगर आप दांतों की सफाई नहीं रखोगे, दूसरा दांतों में ड्राइनेस होगी, सलाइवा के अंदर वेरियस प्रोटीन होते हैं जो कि उसको क्लीन रखते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि उसकी सलाइवा की खुद मिनरलाइजेशन की वजह से कैविटी नहीं होती। एक ही घर में 2 लोग होंगे जिनके घर में, जैसे आपके कोई कैविटी नहीं है, आपके घर में आपकी मिसेस की या किसी फ्रेंड की या किसी भाई की, उनके बहुत कैविटीज है। अच्छा। तो ऐसा हो सकता है कि चेंजेस हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ ओरल बैक्टीरिया और सलाइवा की क्या फ्लो है आपके माउथ के अंदर। अच्छा अच्छा, सारी चीजें हैं, ये चीजें हैं। अरे डॉक्टर साहब, ये आजकल दांतों को इतना लोग लाइटली क्यों लेते हैं? दांत की परेशानी को, दांत की प्रॉब्लम को, जब जब बहुत ही ज्यादा सीवियर पेन होगा
तब फिर डॉक्टर के पास दौड़ेंगे, भाई मेरे को पेन हो रहा है। ऐसे देखिए जिस तरीके से हम रूटीन चेकअप के लिए करते हैं, ऐसे शुगर हो गया, बीपी हो गया, हाँ और बीमारियां ऐसे रूटीन चेकअप होती है, तो डेंटल में लोग इस पे इतना प्रायोरिटीज क्यों नहीं देते हैं इसके अंदर? देखिए जिसने लेना है वो लेता है, अच्छा। ऐसा नहीं है, बट हाँ। जनरल परसेप्शन ये होता है कि भी जाएंगे तो हमारे को डर लगेगा अच्छा अच्छा। कि दर्द हो रहा है और वो आगे कहीं सुई लगाएंगे या कुछ इस तरीके से, इस तरह का अच्छा, पेशेंट ऐसा के कुछ माइंड में डर रहता है, माइंड सेट बना हुआ है। माइंड सेट बना हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है आज की डेट में। डेंटिस्ट्री बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर हो चुका है आज की डेट में। हाँ। आपको जब तक पेन रहेगा, एडवांस आजकल वो कोई ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी आ गई है। एडवांस टेक्नोलॉजी है। हाँ। जब तक पेन है, पेन कंट्रोल नहीं होगा, आगे ट्रीटमेंट कोई नहीं करते हम। अच्छा। तो दैट पेशेंट का कंफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये नहीं हो तो सकता कि पेशेंट इसमें चेयर पे बैठ के चिल्ला रहा है और मैं दांत निकाल रहा हूँ, वो नहीं होता। अच्छा अच्छा। वैसा नहीं होता है। वैसा नहीं पहले होता था, अब पहले एडवांस तो क्या क्या नहीं होता था, वो तो खैर आप क्या बात करोगे। जी जी। अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब, इसमें तो आदमी कैसे चीजें लगे कि मैं पेन हो रहा है मुझे, तब ये आप या तो रूटीन चेकअप आपको होना चाहिए देखिए इसके लिए। 6 मंथली रूटीन चेकअप इज रूटीन इम्पोर्टेंट। चेकअप में क्या होता है इसके अंदर डॉक्टर साहब? अभी बताता हूँ। देखो रूटीन चेकअप कहाँ से शुरू होना चाहिए? जी। जब बच्चे मुंह में पहला दांत आए। अच्छा। पेरेंट्स का काम है पहला जब से दांत आ जाए, उसके बाद उसको जनरली बॉटल फीडिंग हुई होती है उस वक्त, तो उसको उस वक्त रात को सोने से पहले मदर की ड्यूटी है एक कॉटन से साफ कर दे, गीली कॉटन से साफ कर दे। इनिशियली कोई पेस्ट वेस्ट की जरूरत नहीं है। जब 2-3 दांत आ जाते हैं, 4 दांत आ जाते हैं बच्चे के, तब एक फिंगर ब्रश आता है जी। किसी भी कंपनी का आपको मिल जाएगा, कोलगेट का मिल बच्चों के जाएगा, लिए? पीको का मिल जाएगा, बच्चों के लिए? चीकू का मिल जाएगा, बहुत सारी कंपनी है बच्चों की। उससे बच्चों के लिए आपने क्लीन करना है। अब बच्चे का पहला चेकअप तो हो गया जब पहला दांत आया, अगला चेकअप उसका होगा जब सारे उसके प्राइमरी टीथ आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे। अगर कोई टेढ़ा नहीं है, कोई मेढ़ा नहीं है, तो ऐसी कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। 2.5 से 3 साल के बीच में एक चेकअप होना चाहिए। 3 साल के बाद जब इसका बच्चे का 6 साल की उम्र में आएगी, जब परमानेंट डेंटिशन आना शुरू होता है, अगला चेकअप तब होना चाहिए। इस टाइम पे हमें पता लगेगा कि दांत का जो साइज है वो कैसा है। अगर दांत का साइज बड़ा आ रहा है तो जॉ को हम चेंज कर सकते हैं, जिससे कि दांत को कॉम्युलेट कर दे और टेढ़े ना आए दांत, एक के ऊपर एक क्राउडिंग ना हो। उसके बाद अगला चेकअप होना चाहिए 7.5 साल की उम्र में। 7.5 साल की उम्र में हमारे पास आखिरी 1-1.5 साल रहता है जब हम जॉ को चेंज कर सकते हैं, जिससे किसी का ऐसे कई जॉ आगे हो जाता है, किसी का बड़ा होता है आगे आ जाता है, तो उसको हम एडजस्ट करके बिना ब्रेसेस के, बिना किसी ट्रीटमेंट के उसको ठीक कर सकते हैं। ये आपका हो गया चेकअप। उसके बाद आपका चेकअप होना चाहिए 12 साल की उम्र पे। अब 12 साल की उम्र पे क्या होता है कि सारे दांत ऑलमोस्ट पूरी तरह से बन चुके होते हैं, और इसके बाद अब आप अगर कोई एक्टिव ब्रेसेस के ट्रीटमेंट करना है, वो सब करना है, तो आप कर सकते हैं। जी जी। ये तो हो गया जी लाइफ के अंदर कैसे चेकअप होना है। जी जी। उसके बाद जैसे जनरल पेशेंट है, आप हो या मैं हूँ या कोई भी है, आपने रेगुलरली 6 महीने पे चेकअप कराना है, जिसके अंदर आपका एक क्लोजली एक एक दांत को चेक किया जाएगा कि इस दांत में कैविटी है या नहीं है। अगर कैविटी है तो उसकी फिलिंग आप उसी वक्त करा लीजिए, इससे पहले कि वो बढ़ के आगे कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। दूसरी चीज चेक होती है उसके अंदर आपका गम का क्या हाल सिचुएशन है। अगर गम आपकी सब कुछ ठीक है, कोई मसूड़े में खून नहीं निकल रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या कोई खाना नहीं फंस रहा, कोई ऐसी उस तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका चेकअप होता है। क्लीनिंग साल में एक बार बिल्कुल सेफ है। अगर कोई स्मोकर है या टबैको वाला है, साल में एक बार होना चाहिए। अगर कोई स्मोकर है या कोई टबैको लेता है तो उनको फिर 6 मंथली भी एडवाइजेबली हो जाती है। मतलब आप अगर, ये तो आपने बताया बच्चे से लेके बड़े तक का ये रूटीन चेकअप है। जैसे नॉर्मल जनरल तरीके से देखा जाए तो कब कब आपने चेकअप करवा लेना चाहिए रूटीन चेकअप? मतलब 1 साल के अंदर? साल में एक बार। तो 1 साल में क्या रूटीन चेकअप होता है उसके अंदर? अभी तो आपको मैंने बताया, जैसे कैविटी चेक करते हैं, मसूड़े चेक करते हैं, उसके बाद आपकी जुबान चेक करेंगे। अच्छा, ये सारा सब चीजें चेक करे जाती है, गाल चेक करे जाते हैं। अच्छा, ये रूटीन चेकअप में आता है? हाँ, ये रूटीन चेकअप में आता है। साल में एक बार बंदा करा ले तो, अगर रिक्वायरमेंट पड़े तो 1-2 एक्सरे भी कराए जाते हैं, वो सारा चीज होती है। मतलब साल में इतना करा ले तो वो सेफ रहेगा चीजें, जिस तरीके से पूरी बॉडी चेकअप होती है जनरली। हाँ, जनरली तरीके से डेंटल में भी कितना ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने अगर ठीक से फॉलो करा है, आज से अगर 15 साल पहले उनके दांत हिल रहे थे और लोगों ने कहते निकालवाने पड़ेंगे, मगर हमने उनको गम सर्जरी से रिपीटेड 2 बार 3 बार गम सर्जरी करके कुछ सालों बाद आज उनका एक दांत भी नहीं हिलता है। हिलना तो पहले साल में ही बंद हो गया था, मगर उसको मेंटेन पेशेंट ने भी करा, हमने भी करा। मतलब रूटीन चेकअप कराया, साल में एक बारी, साल 1.5 साल में एक बारी क्लीनिंग कराई, ऐसे करते करते तो वो चीजें, पेशेंट कोऑपरेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब डेंट जो टूटने वाला था वो सेफ हो गया, और आज एक भी दांत उनका गिरा नहीं। मैं खुद उनका 2007 में शुरू करा था इलाज। अच्छा, आज तक आते हैं, मतलब सोच लिए 20 साल तो मैंने नॉर्मल चेकअप के लिए आते हैं। ऑलमोस्ट 18 इयर्स, 18 साल से वो चल रहा है, सेफ चल रहा है, कोई दांत नहीं गिरा, कोई दांत नहीं गिरा। चलिए, बहुत अच्छी बड़ी बात है। हाँ, वो तो
देखिए मेरा काम अपनी तरफ है, पेशेंट कंप्लायंस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उनकी तरफ से भी उतनी ही मेहनत है कि वो आती हैं, सफाई रखती हैं। इस तरह के और भी कई पेशेंट हैं जो इस तरीके से करते हैं। इसमें डॉक्टर साहब एक कैविटीज भी बहुत चला हुआ है। इसमें कैविटीज में से आपने बताया कि थोड़ा देर पहले हमने शुगर का क्वेश्चन किया था आपसे, उसमें क्या आपने बताया कि कैविटीज छोटे-छोटे से, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना कैविटीज खाने से कुछ खा लिया वो सड़ गया उसके अंदर, दैट इज वन टाइप ऑफ अ कैविटी। कीड़ा कहते हैं जो। हाँ, कीड़ा लगना नहीं होता। अच्छा। वो बेसिकली क्या है कि आपने रात को क्लीन नहीं करी या दिन में सारा टाइम में कोई क्लीनिंग कुल्ला नहीं करा, तो फूड का छोटा सा पार्टिकल आपके दांत के कहीं कोने में अटक कर गया। अच्छा, वो जगह सड़ गया। अब आपने क्लीन नहीं करा, आप बिना करे सो गए, रात में तो उसको तो बैक्टीरिया की तो पार्टी होगी उस दिन। जी जी। है तो एवरीबॉडी गेट्स टुगेदर। अच्छा। वो उधर उसको खाएंगे। हाँ। तो जब कुछ खाओगे तो निकालोगे भी। दे विल एक्सक्रीट एन एसिड। जब वो एसिड निकलेगा तो इनेमल हमारा जो है मिनरलाइज स्ट्रक्चर है, वो डिसॉल्व हो जाएगा। वो डिसॉल्व होगा, वो इतना जरा सा होगा, पहले शुरू में बहुत जरा सा होगा, इसको टाइम लगता है बहुत बढ़ने में, बहुत टाइम लगता है। एक छोटा सा गड्ढा बन गया आज, हाँ ठीक है, एक रात में स्टार्ट हो गया है। अच्छा। अगली रात बढ़ जाएगा, उसकी अगली रात बढ़ जाएगा, फिर सडनली आपको लगे यार मैंने आज ब्रश करता हूँ, क्लीन करके सोने लगे आप हफ्ते बाद, तब तक मगर वो अपना काम बना चुका है, वो बना चुका है। अब वो धीरे धीरे करके बढ़ता ही जाएगा। तो कितने दिन में ये रेगुलर चेकअप विदिन 6 मंथ्स अगर आप पहुंच जाते हो उसके, तभी 6 मंथ चेकअप बोलते हैं। अच्छा, पहुंच गए तो साफ हो जाएगा। पहुंच गए तो हम इनिशियली रोक देंगे ना उसको, क्लीनिंग आगे नहीं बढ़ने देंगे, फिलिंग करके। अच्छा, फिलिंग करके तो दांत का स्ट्रक्चर चला गया, उसको हटा दिया, उसको क्लीन करा स्ट्रक्चर को। अच्छा। और वहाँ पे जो स्पेस बनी वहाँ पे फिलिंग कर दी, फिलिंग करके। हाँ। तब जाके मामला खत्म हो गया, बिल्कुल। तो आगे और डेवलप नहीं होगा। हाँ। ऐसे अमूमन कितने दिन में डेवलप हो जाता है? मान लीजिए किसी ने छोड़ दिया, उसको इग्नोर कर दिया प्रॉब्लम को। एक साइंटिफिकली इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि भाई 3 दिन में या 4 दिन में या 5 दिन में। हर एक दांत की स्ट्रक्चर अलग होती है, अलग अलग होती है। एक किसी का हो सकता है कि 3 महीने में, स्टैंडर्ड नहीं है कि 6-7 महीने महीने में चीजें डेवलप। विदिन 6 मंथ आप चेकअप कराते रहोगे तो हाथ पकड़ा जाता है। अच्छा। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कहा जा सकता कि भाई आज से शुरू हुआ है तो 3 दिन में ये हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा, 5 दिन, ऐसा नहीं है। अच्छा। हर एक टूथ की मिनरलाइजेशन अलग है। अच्छा, सबका अलग। अब आप यूपी में पैदा हुए होंगे, मैं बिहार में पैदा हुआ हूँ, या कोई और एमपी में पैदा हुआ है, वहाँ का पानी कैसा है, दांत की बनावट कैसी है, अच्छा, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, अच्छा आपकी जेनेटिकली दांतों की स्ट्रक्चर कैसी है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। क्योंकि आपके दांतों की जो स्ट्रक्चर में जितनी स्ट्रेंथ होगी, हो सकता है मेरे में ना हो, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें डिफरेंट होती है, हर एक चीजें इसके ऊपर है कि चीजें से बहुत सारे फैक्टर करता है, कोई एक फैक्टर नहीं है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है इसके अंदर, बहुत सारे फैक्टर्स है। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, एक्सटर्नल फैक्टर तब आ जाते हैं जब स्मोकिंग और ये सब आ जाता है। अच्छा, वो एक्सटर्नल फैक्टर है कैविटीज के लिए। अच्छा, बेसिकली कैविटीज में वही कीड़े सड़ना ही कैविटीज बोलते हैं इस चीज को। अच्छा, दांत सड़ने के लिए। पैरिया डॉक्टर साहब क्या है? और पैरिया बहुत कॉमन लोगों से सुनते हैं, और पैरिया कैसे किस चीज से नुकसान करता है और इसका क्या इलाज है डॉक्टर साहब इसका? देखिए पायरिया एक जनरलाइज्ड टर्म है। हाँ, पायरिया आप कहोगे कि पायरिया है, उनको पायरिया है। पायरिया क्या है? पायरिया है आपके मसूड़े की बीमारी। इसमें मसूड़े सूज जाते हैं, मसूड़ों पे छाले पड़ते हैं, दांतों के बीच की हड्डी जो है वो गल जाती है, और बीच में काले काले मोटे मोटे कैलकुलस परत जम जाती है मसूड़े के ऊपर, दांतों के बीच में, दांतों उसकी वजह से मसूड़े फूल जाते हैं। अच्छा, इसे ये पायरिया के सिम्टम है, दिखने में कैसा लगता है। अच्छा, अब होता कैसे है? बेसिकली होता ये है कि कभी भी आपको लगता है मेरे दांत में कोई दिक्कत नहीं, कोई मैं गया ही नहीं डेंटिस्ट के पास। कितने लोग आते हैं 40 साल की उम्र में मेरे पास, मैं तो आज पहली बार आ रहा हूँ। अच्छा, 40 साल तक आए नहीं? कुछ हुआ ही नहीं थी। अच्छा, फिर उनको दिखाया गया, देखिए यहाँ पे आपके सारी मिट्टी जमी हुई है, सारा कैलकुलस जमा हुआ है, सफाई करनी पड़ेगी। अच्छा, पहले तो क्लीनिंग होगा ये, तो वो कहते हैं ठीक है, बार सफाई से दांत हिल जाते हैं। मैंने कहा सफाई से दांत कभी नहीं हिलते। पेशेंट बोलता है? हाँ, पेशेंट बोलते हैं दवाई से दांत हिल जाएंगे मेरे, या मेरे दांत पानी लगने लग जाएगा। मैं कहता हूँ हिलेंगे भी, पानी भी लगेगा, मगर इसमें मेरी गलती नहीं है, आपकी है। जितनी लेट आओगे उतनी प्रॉब्लम है। क्योंकि जब उसके अंदर से जो मिट्टी जमी हुई है, वो मिट्टी को हटाऊंगा, नेचुरल स्ट्रक्चर सामने आएगी, जो इतने दिनों से हवा पानी में नहीं थी, तो हवा पानी हल्का सा लगेगा। अच्छा, जो दो दांतों के बीच में मिट्टी जमी हुई थी, हटाऊंगा, तो बचपन में कहानी पड़ी थी ना, 4 लकड़ी से बंधी वाली, लकड़ी हटा दी तो क्या होगा? हिल गया, वो सपोर्ट नहीं मिला उसको, हिल जाएगा ना फिर वो। बट इसको कंट्रोल करने का तरीका है। अच्छा, ये सब करने के बाद हिलेगा, सफाई रखेंगे, माउथ वॉश करेंगे, मसूड़े की हेल्थ हम बेटर करेंगे, तो अपने आप पकड़ लेता है वो। बट इनिशियली 1 हफ्ते तक पेशेंट को लगता है
कि मेरे को तो चीट कर लिया, मेरे तो पानी भी लगने लगा और मेरे दांत भी हिलने लग गए। अच्छा, पेशेंट को लगता है, जबकि ये बिल्कुल मिस फैक्ट है, ऐसा होगा ही होगा, स्टार्टिंग में होगा। हाँ 3-4 दिन, लेकिन वो कुछ दिनों की बात है, वो कुछ दिनों की बात है। बाकी मसूड़े आप हेल्दी रखोगे, जिस तरह से आपको इंस्ट्रक्शन दी जाए वो वापस पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो इसका इलाज पहले क्लीनिंग है, उसके बाद क्या इलाज है? अब ये पायरिया जब हो गया, आपको पता है, आपको पायरिया सफाई करा के आया, आपको पता ब्लीडिंग हो रही है, आपको हो गया, ब्लीडिंग हो रही है, हाँ ब्लीडिंग हो रही है, वही लेमन में कहा था कि बेसिकली वही कहते हैं। ब्लीडिंग कंटिन्यू आती है सर? किसी को कंटिन्यूस भी होती है, किसी को वही ब्रशिंग के टाइम हो रही है, कुछ खाने के टाइम हो रही है, इस तरीके मुंह से बदबू भी आती है, बहुत स्मेल बहुत आती है, स्मेल भी आती है, गंदा स्मेल आता है, स्मेल भी आती है। इसका यही पहचान है कि ये भी है, ये भी एक पहचान है, प्लस ब्लीडिंग आती है, वो अलग पहचान है, ब्लीडिंग अलग पहचान है। ये कंप्लीट है कि ये मतलब पैरिया ही है इसको, मतलब हाँ, उसके अलावा देखिए ऐसे तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, फैक्टर होता है। बेसिक जो पायरिया की आप बात कर रहे हैं, जी तो बेसिक ये 4-5 चीजें होती हैं। अगर इनमें से कुछ भी आपको साइन सिम्टम आ रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है या मसूड़े को हाथ लगाने में पफी लग रहे हैं, सॉफ्ट लग रहे हैं, तो आपको इमीडिएटली डेंटिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए। तो लगेगा कि हाँ कि पैरिया का सिम्टम, एक बार चेकअप हो जाना चाहिए, फिर जो भी इलाज करेंगे वो आगे। पैरिया का इलाज क्योर है ये, ऐसा कुछ? पायरिया का देखो परमानेंट इलाज कुछ नहीं है, पायरिया का कंट्रोल है सिर्फ। अच्छा, कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल है, वो भी आपको एवरी टाइम यू हैव टू, जैसे डायबिटिक हो गया वैसे ही वही हाल है पैरिया का भी, डायबिटिक भी कंट्रोल ही होता है। हाँ डायबिटिक कंट्रोल होता है, पायरिया में कंट्रोल का फायदा यह है कि दांत गिरेंगे नहीं। अच्छा, आपका दांत झड़ेंगे नहीं, वो नहीं होगा, बस सफाई रेगुलर करते रहो, करवाते रहो साल में एक बारी। अच्छा। और अपना खुद मेंटेन रखो, जो आपको स्पेशल ब्रशेस, स्पेशल फ्लॉस और इंटरडेंटल ब्रश, फ्लॉस, ये सब चीजें आपको प्रिस्क्राइब की जाए, माउथ वॉश, गम पेंट्स, चीजें आपको मेंटेन करनी पड़ती है। तो इससे मतलब क्योर ये है, मतलब क्योर नहीं होगा लेकिन मेंटेन रहेगा वो, हाँ मेंटेन रहेगा और गम नीचे नहीं जाएगा। मतलब उसके लिए आपको डॉक्टर के टच में रहना पड़ेगा, ये भी है। देखिए एक बार ये ट्रेनिंग आपकी प्रॉपर्ली हो जाए तो साल भर में एक बार ही आना है ना। हाँ, एक बार वंस यू नो हाउ टू कीप माय टीथ क्लीन, तो मेरे पास भी नहीं है ना इतना टाइम कि एक ही बंदे को एक ही बात समझाता रहूं, और आप भी एक ही चीज के लिए क्यों जाओगे बार बार, आपको खुद सोचोगे कि वो कहेंगे कि भाई बार बार एक ही चीज के लिए जाता है ना, होता है अपना ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर। तो एक बार अगर आप ट्रेन हो गए, एक बारी, 2 बारी, 3 बारी में, देन आप साल में एक बार आओ, कोई दिक्कत नहीं। कई लोग डॉक्टर से भागते भी हैं कि मैं हर बार जाके दिखाता रहूं, फिर डॉक्टर कहीं आजकल, हाँ मैं वही आपसे वही तो कह रहा हूँ कि एक ह्यूमन नेचर है ये, मैं एक ही चीज बार बार पूछने जा रहा हूँ, ऐसा हमारे साथ नहीं है। आप आओ, आपको जितनी बार भी पूछ रहा हूँ हम बताएंगे। अच्छा अच्छा, वो वाली दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। बट सीधी सी बात ये होती है कि आप एक बार ट्रेन हो जाओ तो आपको साल से एक बार पहले आने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, मतलब ये है चीजें पैरिया का लेके ना। डॉक्टर साहब, ओरल कैंसर क्या होता है और इसमें क्या इसका इलाज क्योर है कि नहीं, और जो ओरल होता है उसका क्या सिम्टम है डॉक्टर साहब ओरल कैंसर में? देखिए ये थोड़ा सा एक आज की डेट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। हाँ, इसकी वजह एक तो खाने की मिलावट बहुत है आजकल। अच्छा, छोटे छोटे कार्सिनोजेंस आपके इसमें आ रखे हैं, फूड प्रोडक्ट्स में, पेस्टिसाइड में, ग्राउंड में। अब आपने एक तो सुनी भी होगी, पंजाब से एक रेलगाड़ी चलती है, कैंसर ट्रेन कहते हैं, है ना, वो राजस्थान जाती है, वहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ पे ट्रीटमेंट होती है। तो इस तरीके से कैंसर आजकल हिंदुस्तान में क्या दुनिया में ही काफी इसका बढ़ रहा है। एक तो चीजों में प्योरिटी नहीं रह गई, इस वजह से सबसे पहली चीज केमिकल को यूज करने से नहीं, एक एक करके चीजें बता रहा हूँ आपको। पहला एक बहुत मेजर फैक्टर ये है मिलावट खाने की चीजों में। जी जी। दूसरी चीज, ओरल कैंसर जो है सबसे ज्यादा जो होता है वो बेसिकली टबैको की वजह से होता है, चाहे चुइंग हो चाहे स्मोकिंग टबैको हो, मेन रीजन वो होता है। कुछ पार्ट ऑफ द रीजन जेनेटिकल भी होता है इसके अंदर, कुछ पार्ट ऑफ द रीजन आपकी केयरलेसनेस होती है। केयरलेसनेस किस चीज की, मतलब क्या? देखिए अगर आपने स्मोक करते हैं, बीड़ी सिगरेट कुछ भी, जी जी, और उसके बाद आप कभी भी डेंटिस्ट के पास नहीं जाते, अच्छा, और अगर आप कभी 5-7 साल बाद पहुंचे, उन्होंने आपको बताया कि आपका गाल हार्ड हो रहा है, या गाल पे सफेद निशान है, या लाल लाल की धारियां बनी हुई, ये इसके सिम्टम है, ये स्टार्टिंग है, प्री कैंसरस सिचुएशन है। अच्छा, इस स्टेज में अगर आप बात सुन लें डॉक्टर की, अच्छा, समझ लें, और गलत चीजें बंद कर दें, टोबैको और एवरीथिंग, और दूसरी चीज जो 2-4 मेडिकेशन वो लोग देंगे वो लें, तो आपको कैंसर होगा ही नहीं। तो ये प्रिकॉशन, ये इस स्टेप पे आप अगर पहुंच गए हो तो आपको कभी कैंसर नहीं होगा। फर्स्ट स्टेज है कैंसर का, फर्स्ट ओरल कैंसर, प्री कैंसर। अच्छा, मतलब एंट्री कर दिया वो। अच्छा, तो बस बेसिकली आपका अभी फिर वही बात आ जाती है घूम के, रेगुलर चेकअप।
रेगुलर चेकअप, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें मेन जो ये है फैक्टर है डॉक्टर साहब, क्या है मेन ओरल सबसे ज्यादा किस चीज से होता है? एक तो आपने बताया केमिकल जो यूज मिलावट का लेके, लेकिन सबसे मैक्सिमम इंसिडेंस तो बेसिकली आपका यूज ऑफ बैड थिंग्स, टोबैको, अल्कोहल, चूइंग टोबैको, स्मोकिंग, हाँ स्मोकिंग हो गया, हाँ, वो जो अंदर रखते हैं वो छेनी वेनी टाइप छेनी होता है। देन देयर आर सम ट्राइबल एरियाज वहाँ पे वो एक सुपारी सी कुछ चीज अंदर रख लेते हैं वे पत्ते के अंदर मिला के। अच्छा अच्छा। मैं वहाँ गया था मेघालय में मैं वहाँ देखा ड्राइवर मुंह में कुछ चूना सा लगा के सुपारी सी पत्ता डाला। मैं ये क्या चीज है? मैं कहा भाई साहब पान खा रहे हो, हमें भी खिलाओ। अच्छा। मैं आगे बैठा हूँ, भाई पीछे बैठे, एक और कोई जी जी जी, अच्छा। मैंने कहा जी हमें भी खिलाओ, ये क्या चीज है? कर आप खा नहीं पाओगे। मैंने कहा अच्छा ऐसी क्या चीज है? फिर उसने खोल के दिखाया, सुपारी का टुकड़ा लेते हैं, उसमें सफेद सा कुछ वो चूना जैसे होता है वो लगा के, वो पत्ता बड़ा तेज होता है, वो अजीब सा कुछ एकदम बिटर सा, पान नहीं होता, अलग है वो कुछ अलग ही चीज है। वहाँ पे मेघालय में कुछ अलग तरीके का अच्छा चल रहा है वो। चूना का आप जैसे यहाँ पान की दुकान देखते हो ना, वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे कियोस्क वो बने हुए हैं उसके मेघालय में। हाँ, ड्राइवर ने रास्ते में रोक के ली है। अच्छा, आपके सामने है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें वो भी नुकसान करता है, जो कैंसर का फैक्टर है वो डेफिनेटली। और टोबैको है तो है ही, आप बता रहे हैं, प्लस स्मोकिंग भी है। एक सबसे अलग चीज है जो कि बहुत कम लोगों को पता है, फॉल्टी रेस्टोरेशन। फॉल्टी रेस्टोरेशन मीन्स जैसे कि आपने दांतों नए दांत लगवाए, जी जी, अगर वो ठीक नहीं बने, निकालने डालने वाले बने और वो कहीं कोने में इरिटेट कर रहे हैं, एक छाला सा बना रहे हैं, अच्छा ठीक है, उसकी वजह से। दूसरा, अगर आपने कैप वैप लगाई है, कैप बार बार हिलती है, आप उसको हिला के वापस लगा लेते हैं, वो भी कंटिन्यूसली इरिटेट कर रही है कहीं से। ओहो, वही फैक्टर है, ठीक है। तीसरी चीज, आजकल डेंटल इम्प्लांट चल रहे हैं। डेंटल इम्प्लांट के ऊपर आपने डेंचर तो पहन लिया, थोड़े टाइम में इम्प्लांट हो गया ढीला, बट आपने ध्यान नहीं दिया, बारी बारी वो इरिटेट कर रहा है उस एरिया में, वो भी थोड़ा हिल रहा है। बनता है। ये भी फैक्टर्स हैं जिस वजह से टिश्यू में इरिटेशन हो रही है। ये पूरी बॉडी के लिए, सिर्फ मुंह के लिए नहीं है। अगर आप बैठे हो यहाँ पे, आपकी कील एक ग्रोथ चुभ रही है घुटने के पास, जी, जी, जी। और आपको कुछ फर्क नहीं पता लग रहा, कर रही है, थोड़े दिन में दैट विल एंड इनटू कैंसर सेल्स। ऐसे ही मुंह का भी है, ये पूरी बॉडी के लिए। आपको कोई भी क्रोनिक इरिटेशन हो रही है किसी चीज से और आप उसको नहीं ध्यान दे रहे या आपको पता नहीं लग रहा, कई बार तो पेशेंट को पता भी नहीं लग रहा होता, दैट इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ ओरल कैंसर। इसमें क्या ट्रीटमेंट है डॉक्टर साहब? देखिए ट्रीटमेंट तो बहुत वेरिएबल है, ये किस स्टेज पे पकड़ा जाता है उसके हिसाब से है। प्री कैंसरस मैंने आपको बताया 100% ट्रीटेबल है, देयर इज नो प्रॉब्लम। स्टेज 1 स्टेज 2 तक भी 80-90% चांसेस होते हैं कि भाई पूरी तरह से क्योर हो जाएगा। अच्छा, कैंसर एक होता है आपका जो कि बॉडी में फैलता है, जी, जी। एक होता है लोकलाइज कैंसर, जो सिर्फ उधर ही रहेगा, जहाँ पे हुआ है वहीं पर रहेगा, हाँ, स्प्रेड नहीं करेगा वो। अच्छा। युवराज को जो हुआ था, अच्छा, वो जो उसका एक छाला सा निकाला था ना, वो युवराज वाला कैंसर था। वो वाला स्प्रेड हुआ था? नहीं हुआ, वो नहीं होता स्प्रेड, दिस लोकलाइज, दिस कॉल्ड बेनाइन कैंसर। वो भी ओरल कैंसर हुआ उसको? ओरल नहीं, बॉडी में कहीं भी बेनाइन कैंसर है। अच्छा अच्छा, उसको बेनाइन कैंसर कहते हैं। अच्छा अच्छा। और जो आपका जो दूसरा वाला कैंसर है उसको मेटास्टेसिस वाला कैंसर कहते हैं, जो कि फैलता है। तो फैलने वाला होगा तो बहुत कम चांसेस होते हैं अगर 3rd-4th ग्रेड में पकड़े जाने के। सर्जरी वगैरह करके लाइफ बढ़ेगी भी, बट लिमिटेड लाइफ होगी। तो उसका मेजर इसका ट्रीटमेंट है कि इसको जहाँ पे है वो निकाल दिया जाए उसको? मेजर ट्रीटमेंट सर्जिकल है, कीमोथेरेपी भी है, रेडियोथेरेपी भी है, वो भी होता है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज किस स्टेज पे है वो। ये ऐसे हर स्टेज का डिफरेंट है, ये तो ऐसे वेरिएबली तो बताया नहीं जा सकता ना। अच्छा अच्छा, मतलब अब कैसे आपको पूरी किताब पढ़ाऊं मेडिसिन वो थोड़ा ऐसे कि कब कैसे करना है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मेडिसिन से ठीक नहीं होने वाला है इसका। कीमोथेरेपी भी होती है। अच्छा, होती है कीमोथेरेपी। अच्छा, हो जाता है। देखिए हर स्टेज हर चीज की अपनी अपनी सिचुएशन है, हर पेशेंट की अपनी अपनी सिचुएशन है। अच्छा अच्छा, उसके हिसाब से तो उसके रिस्पेक्टफुली होता है। अब किसी का इलाज में खाली वो एक जैसे लोकलाइज कैंसर है उसको सिर्फ सर्जरी से निकाल के काम खत्म हो जाता है। कई बार क्या होता है वो लोकलाइज कैंसर को भी रेडिएशन से, लेजर से और कीमोथेरेपी से खत्म करने की कोशिश करते हैं। आजकल तो लेजर से भी कटिंग हो जाती है, जरूरी नहीं है कि आपको सर्जिकल लाइफ से करना पड़े। जी जी जी, तो डिपेंड करता है केस टू केस। ऐसे वो इसमें ये है वेग बात आप किसी की नहीं कह सकते कि ये इलाज है। अच्छा अच्छा, ऐसे नहीं हो सकता। ओहो, ये बुखार नहीं है कि पैरासिटामोल दी और हो गया। और ये कहना कि बुखार पैरासिटामोल से ठीक हो ये भी जरूरी नहीं है, बुखार भी 50 तरह के होते हैं। अच्छा, ऐसी कैंसर भी बहुत सिचुएशंस है, कौन सी किसकी क्या है उसी हिसाब से है। तो इसमें कैंसर में से, ओरल कैंसर में से सिगरेट लोग पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, तो कितने दिनों में होता है चीजें? कुछ टाइम इसका है कि 5 साल या खाते ऐसा कुछ नहीं है।
ऐसे कई लोग हैं जिन 2 साल भी उनसे सिगरेट पिए तो उसको हो गया है, कई लोग हैं जो 20 साल से पी रहे हैं उसको भी नहीं डिपेंड्स हुआ। करता है बॉडी के बॉडी की अपने मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है आपके वो किस फ्रीक्वेंसी से पी रहा है। अच्छा कितना सिगरेट पी रहा है दिन भर में, मान ले वो बार चेन स्मोकर बन गया 2 पी रहा है, 20 पी रहा है, क्या हिसाब किताब है और अच्छा। कैसे। मान ले दिन भर में 4-5 सिगरेट पीता हो किसी कोई कोई देखिए ये तो मैं कह नहीं सकता कि पेशेंट नहीं होगा उससे, आप चाहे 1 पिए चाहे 2 पिए चाहे 4 पिए, होगा ही। ये तो वार्निंग डिब्बे पे लिखी है ना। जी जी, तो सबसे पहले WHO भी कहता है ये है, जी, अच्छा, ये सबसे मेन रीजन है, कॉज है इसका। हाँ। तो वो तो मैं कह नहीं सकता कि 1 पिए 2 पिए 4 पिए। स्मोकर से तो लंग्स कैंसर सुना है मैंने, ओरल कैंसर ओरल पूरी बॉडी पूरी लंग ट्रैकिया सब जगह पे, ईसोफेगस कैंपस। तो स्टार्टिंग ओरल से होगा या पहले यहाँ होगा? सर ये तो सबका अपना अपना है ना, अपना कौन कहाँ से कैसे खराब हो जाए, कहाँ से कौन पहले कहाँ से खराब हो जाए। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं कि पहले यहाँ से स्टार्ट होगा, तो पहले यहाँ से हो सकता है, टंग में हो सकता है, गाल में हो सकता है, होठ पे हो सकता है, थ्रोट में हो सकता है, ट्रैकिया में हो सकता है, ईसोफेगस में हो सकता है, छाती में हो सकता है। अच्छा, मैंने सुना था कि पहले स्मोकर को लंग्स पहले पकड़ता है, लंग्स कैंसर। जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। स्मोकर्स में सबसे ज्यादा लंग्स जो इफेक्ट होती है वो बेसिकली पानी भरने की वजह से ज्यादा होती है, निमोनिया उनको फ्यूचर में ज्यादा होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन ये है कि ओरल कैंसर के भी ज्यादा चांसेस हैं। हाँ। स्मोकर को भी और तंबाकू वाले को भी, हाँ। खाने वालों को। बाकी जो आपने बताया और सब कि ओरल कैंसर से किसी आपने ट्रीटमेंट कराया आपने दांत का, वो कहीं छूट छाट गया, रह गया चीजें, नहीं कुछ भी इरिटेटिंग फैक्टर जो आया, हाँ। उसको भी इग्नोर करने का नहीं है, इग्नोर नहीं करना आपके हिसाब से। उसको बिल्कुल, जब ऐसा कुछ होता है तो इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें, बिल्कुल, उसको छोड़ने का नहीं है, तो कॉज बन सकता है कैंसर। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें हैं ना। और डॉक्टर साहब इसमें एक चीज बताएंगे मेरे को, आप कुछ खाना खाने में कुछ फंस गया है, कुछ गोश्त खा रहे हैं हम या कुछ चीज़ ऐसा कुछ खा रहे हैं जिसमें दांत में फंस गया, तो टूथपिक जो है वो कितना सेफ है और कितना खतरनाक है, दोनों चीज बताएंगे हमको कि टूथपिक यूज करना चाहिए इसके लिए। देखिए टूथपिक एक सबसे कॉमन चीज है जो आप सिंपल एक छोटे से ढाबे से लेके 5 स्टार तक जाओगे, जी जी, आपको बाद में ऑफर करेंगे, लो सॉफ्ट खाओ टूथपिक लेके जाओ, है कि नहीं? बता दो, हर रेस्टोरेंट में मिलते हैं, चाहे वो छोटा ढाबा हो चाहे बड़ा से बड़ा 5 स्टार रेस्टोरेंट हो, दे विल ऑफर यू, बट दिस इज डेंजरस फॉर यू। डेंजर हो, यस। सबसे पहली बात, आपका उस पर कंट्रोल नहीं है, इट इज वेरी पॉइंटी थिंग। अगर आपकी 2 दांतों के बीच में फंसी है, आपने दबाया, आपको पता ही नहीं लगा आपने मसूड़ा कब वहां से खत्म कर दिया, तो बहुत सेंसिटिव होता है 2 दांत के बीच का मसूड़ा। अच्छा, इसको टूथपिक यूज करना। हाँ, ये बहुत तो सॉफ्ट क्या उसमें बैक्टीरिया होता है या नहीं बैक्टीरिया नहीं होता, आप उसको फिजिकली डैमेज कर देते हैं मसूड़े को। आपने एक बार यूज करा, उस दिन वो डैमेज हो गया, बट यू फेल्ट वेरी गुड, यार मेरा तो निकल आया अंदर, निकल गया, बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है, कुल्ला उल्ला करा हुआ साफ हो गए। लेकिन 3 दिन बाद आपने फिर दोबारा से उसको अंदर फिर कुछ आपकी पालक में थी और फिर आपने वो लगाया, आप बहुत खुश हो गए। ऐसे करते करते यू गेट इन अ हैबिट। आई हैव सीन पीपल कीपिंग अ टूथपिक इन देयर वॉलेट। अच्छा, तो कैरी कर रहे हो, बताइए क्यों? अब उसको इतनी आदत पड़ गई कि बिना टूथपिक के उसको चैन नहीं मिलता। अब क्या होता है कि आपने गम को डैमेज कर दिया है, जहाँ पे पहले इतना से जीरा फंसा था वहां आज इतने बड़े बड़ा पोर्शन फंस रहा है। सो टूथपिक की जगह बन गया, मसूड़े का बढ़ता चला गया ना, मसूड़ा खराब करते गए आप रोज टूथपिक यूज करते करते। सबसे बड़ा डैमेज करता है वही मसूड़ा। उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? अगर आपके गैप छोटे हैं तो देन यूज डेंटल फ्लॉस। डेंटल फ्लॉस होता है धागे जैसा सा होता है, एक इसमें इधर नहीं दिखाया हुआ, अच्छा, ये दिखाया हुआ, इधर ये दिखाया हुआ ना फ्लॉस करते हुए। अच्छा, दूसरी चीज होती है ये फ्लॉस है। हाँ, ये धागा ऐसा है। अच्छा, दूसरे होते हैं इंटरडेंटल ब्रश, ऐसे छोटे छोटे खुद से निकाल सकते हैं। हाँ, फ्लॉस हैंडल भी आते हैं, फ्लॉस अपने से भी होते हैं, सब होता है, अपने आप ही हो जाता है। ये देखिए, ये होते हैं इंटरडेंटल ब्रश, छोटे छोटे डिफरेंट साइज के, जितना गैप है उतने गैप के हिसाब से बने आते हैं। अच्छा, तो यू कैन यूज दीज, दे आर सेफ। आप इसको हाथ लगाओ, कितना सॉफ्ट है, यहाँ से नहीं, ब्रश से। बिल्कुल सॉफ्ट। ये देखो जितना बड़ा एरिया, क्या बोलते हैं इसको सर? इंटरडेंटल ब्रश। आप ये देखो जितना बड़ा है उतना सॉफ्ट है। ब्रश में आता है। आप इसको ऐसे करके देखो, जितना बड़ा उतना सॉफ्ट है, यानी कि वो और कम नुकसान करेगा। ओहो, जबकि टूथपिक हार्ड होता है। टूथपिक हार्ड होता है, उसका तो आपको कंट्रोल भी नहीं है। इसको बोलते हैं, इसमें आप ज्यादा जोर के दबाओगे तो ये मुड़ जाएगा। देखो मुड़ जाएगा, हाँ देख रहा हूँ। दिस विल नॉट गो टू इन प्रॉपर पोजीशन। इंटरनल ब्रश बोलते हैं इसको, इंटरडेंटल ब्रश। इंटरडेंटल ब्रश होते हैं दांतों के बीच, जो केमिस्ट शॉप में अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है ये चीज। जनरली हर केमिस्ट शॉप पे अवेलेबल है। ये सेफ है, इनको ये कंपैरेटिवली सेफ है टूथपिक। और फ्लॉस कैसे यूज होता है सर? फ्लॉस जो होती है वो धागा जैसा से रहता है। अच्छा, ये फ्लॉस
ऐसे करके अच्छा ये हाथ लगाओ इसको, देखो हाँ। यहाँ से हाथ लगाओ, कितना सॉफ्ट है देखो। हाँ सॉफ्ट है। दिस विल नॉट इंजर यू जी अनलेस अनटिल यू यूज इट प्रॉपर्ली, हाँ दैट यू हैव टू लर्न फ्रॉम अ प्रोफेशनल। कैसे, अच्छा कैसे निकालने का है? क्या टेक्निक है इसका? ऐसे हाथों में ऐसे पकड़ना पकड़ है, लिया, ठीक है। अगर ऊपर के दांत है तो ऊपर से दांत नीचे की तरफ निकालना है सामान को, मतलब अंदर फंस बस गया, उड़े की ऑपोजिट। अंदर जाके फंस गया था, अंदर फंसा, अंदर डाला इसको, नीचे की तरफ खींच लिया उसको। निकाल लेता है ये? हाँ, अगर नीचे फंसा नीचे डाल के ऊपर को कर दिया, अगर आप ऊपर वाले को ऊपर करोगे तो वो और अंदर घुस जाएगा, इसलिए यू हैव टू लर्न टू यूज द फ्लॉस। अच्छा ये इसका टेक्निक इसको है? टेक्निक सीखना पड़ेगा आपको, एवरी डेंटिस्ट कौन नोस, सिखाएगा इसको? एवरी डेंटिस्ट नोस। डेंटिस्ट करवाएं, नहीं तो यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे आजकल, यूट्यूब पे दिख जाता है हाँ, ऐसे, बट कैसे? स्टिल यू गो टू अ प्रोफेशनल टू लर्न इट प्रॉपर वे। अच्छा ऐसे यूज करने का नहीं मैं है? ऐसे पेशेंट को लिख के नहीं देता, मैं बोलता हूँ लेकर आओ पहले, हम सिखाएंगे इसको। मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज करना है, कैसे आप मेरे use करना है? सामने करके दिखाओगे तब आप लेके जाओगे इसको यूज करने। ओ, उसके बिना तो पेशेंट गलत यूज करेगा तो फिर कोई फायदा नहीं होगा ना उसका। टूथपिक मतलब यूज करना ही नहीं चाहिए, आप टूथपिक एडवाइजेबल तो नहीं करेंगे बिल्कुल नहीं, वो, और पूरा पूरा मसूला इट खराब इज कर नॉट देगा ये। एडवाइजेबल। बाकी आप यूज कर सकते हैं, आपने डेंटल डेंटल फ्लॉस फ्लॉस बताया, है, आपने इंटरडेंटल ब्रशेज है। ब्रश बताया, ये चीजें आप यूज कर सकते हैं उसके लिए, ये बिल्कुल सॉफ्ट है ना। चलिए तो बड़ा अच्छा चीज आपने बताया, तो बस कितने आजकल पेशेंट अमूमन आवाम जितने यूज ये करते देखिए बहुत हैं, जनरल सी चीज ऑडियंस है। हैं हाँ, हमारे, आपने तो बहुत बढ़िया हमारे सवाल ऑडियंस पूछा। ऑडियंस जो है हमारे टूथपिक उठाया हाँ, लेके मैंने आपको क्या बताया, छोटे से छोटे ढाबे से लेके बड़े से बड़े 5 स्टार। डॉक्टर साहब मैं भी अपने गाड़ी में टूथपिक रखता हूँ, बताइए। ये तो डॉक्टर साहब ये आज आपके थ्रू ये पता चला कि क्या कहते हैं टूथपिक कितना खतरनाक है, और डेंटल फ्लॉस कितना काम का चीज़ है, और इंटरडेंटल ब्रश के बारे में से बताया आपने, बड़ा अच्छी चीज़ बताया, और जिससे जो हमें लगता है कि हमें हमें हमारे ऑडियंस को, हमारे आवाम को इस चीज़ से फ़ायदा जरूर होगा, है ना। अच्छा ब्रशिंग कैसे करना चाहिए डॉक्टर साहब, और ब्रश कितने टाइम करना चाहिए, और ब्रशिंग करने का क्या तरीका है, थोड़ा सा हमारे ऑडियंस का बताइए डॉक्टर साहब। देखिए, ब्रशिंग इज द मेजर पार्ट ऑफ कीपिंग योर डेंटल ओरल हेल्थ, मेंटेन के लिए, डेंटल ओरल हेल्थ। जी जी, सबसे पहले एक तो सुबह मॉर्निंग में और रात को सोने से ब्रेकफास्ट से पहले। देखिए, दो थ्योरी है, हाँ। ब्रेकफास्ट से पहले भी है, एक ऐसा है कि ब्रेकफास्ट करने के बाद आप कर लीजिए ताकि सारा दिन फिर आपका सब साफ लेके जाओगे दफ्तर, ऐसा भी होता है, कई लोग ये भी थ्योरी मानते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। हाँ, बट मेरी फीलिंग ये है कि ब्रेकफास्ट से पहले करो, बाद में कुल्ला करके भी चले जाओगे तो वो मेंटेन रहेगा। मैं वो मेरी पर्सनल फीलिंग हुई है। अच्छा, और रात को सोने से पहले जरूर करना है, वो दैट इज द मोस्ट मैंडेटरी है, इम्पोर्टेंट। जैसे मॉर्निंग में करते हैं लोग, कई बार जो बना हुआ है लोगों का मिथ बना हुआ है, और लोगों रूटीन बना रखा है कि बस मॉर्निंग में ब्रश करना है, इवनिंग रात में सोने से पहले मैं समझता हूँ बहुत कम लोगों को पता है अवेयरनेस इसके बारे में। देखिए, पता तो है बट करते नहीं है लोग। अब इसको करने का तरीका क्या है, बच्चा जब पैदा हो जाए, जब वो ब्रश करने लगे, उसको तब भी से आदत डालो कि रात को करके सोना है। अच्छा, मॉर्निंग में दैट इज द ओनली वे। आज आप इस उम्र में आके अपनी तरफ से बहुत कोशिश करोगे कि भाई इस एज में मैं आगे शुरू कर दूं, आप करोगे, 1 साल कर लोगे, 6 महीने कर लोगे, साल भर कर लोगे, 2 साल कर लोगे, बट you will not be comfortable unless until you get a habit, that is something totally different। but 60% लोग इस एज में नहीं कर पाते, करना है मगर कोशिश करना है, कोशिश अपनी तरफ से करनी है, रोज रात को करके सोए। अगर लोग रात में नहीं करते हैं तो कंटिन्यू प्रॉब्लम होता रहेगा, अच्छे से कैविटी डेवलप हो जाती है माउथ में, सुबह उठ के स्मेल होती है, स्मेल भी होती है इसकी वजह से अर्ली मॉर्निंग। इस तरीके से लोगों का जो हैबिट है मॉर्निंग का, उस तरीके का हैबिट रात में होना चाहिए, दोनों टाइम होना चाहिए, दोनों टाइम होना चाहिए, सोने से पहले, खाना खाने के बाद 12 घंटे आदमी कर ले, 12 घंटा गैप होना चाहिए, बिल्कुल, तब आपका पूरा टीथ सेफ रहेगा चीजें। अब आजकल इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हाँ, जिनके वर्किंग आवर्स राइट के हैं, हाँ, उनको पता ही नहीं लग रहा है 24 घंटे में एक बार भी ब्रश कर पा रहे हैं कि नहीं। अच्छा, अब आप बताओ, रात को 8 बजे ऑफिस जा रहा है, 8 बजे तो ब्रश करके नहीं जाएगा, ठीक है, कुछ खड़ा स्नैक्स वगैरह खा के जाएगा, डिनर वहाँ करेगा, लंच तो भी वहाँ ऑफिस में करेगा, रात को 3 साढ़े 3 बजे आ रहा है, अब रात को आते ही तो ब्रश करने नहीं बैठ जाएगा, फिर सो के उठेगा, तो अगले दिन सुबह 9:30 10 बजे उसने फोन ब्रश करा, लाइफस्टाइल की वजह से दांत खत्म आगे चल के। जितने भी नाइट ड्यूटीज वाले जॉब्स हैं, जैसे बीपीओ वाले हैं, और कई तरह के और जॉब्स होते हैं जो नाइट में ड्यूटीज होती है, ऑड वर्किंग आवर्स हैं, उनमें डेंटल प्रॉब्लम्स आजकल ज्यादा बढ़ रही हैं इसी वजह से, क्योंकि प्रॉपर ब्रशिंग नहीं हो पाती। इस पे ब्रशिंग करने का क्या तरीका है, कैसे करना है? देखिए, टेक्निक बहुत सिंपल है, बट यू हैव टू मास्टर इट। आपने जो नीचे वाले जॉ का है, अच्छा ये है, जैसे ये नीचे के जॉ है, इसके दांतों को ऊपर की तरफ ब्रश करना है। अच्छा, आपने जो भी ब्रश करना है ना, ऑपोजिट टू द गम करना है, एक चीज,
गम दूसरी जैसे मतलब चीज ये मसूड़ा, मसूड़े के ऑपोजिट। ये मसूड़ा हो गया। हाँ, ये मसूड़े के ऑपोजिट करना है, क्योंकि आपने कुछ भी ब्रश से अंदर नहीं डालना, उस पे बाहर अंदर नहीं डालना, स्क्रब नहीं करना, अंदर नहीं डालना, ऊपर की तरफ करना है। अब ऊपर करते करते आपका ब्रश के जो ब्रिसल्स होने चाहिए वो अच्छे ब्रिसल होने चाहिए, जो कि मतलब दांतों के, ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब इस तरीके वो से भी नहीं अभी करना। आ रहा हूँ मैं उस बात पे, अच्छा अच्छा उस आ रहा हूँ। ये ऐसे करके ऊपर की तरफ, ये टेक्निक है। अच्छा अच्छा ऐसी अंदर से, या अंदर से, ये सामने से, अच्छा, ये है बुक की टेक्निक। ये टेक्निक है, ये लोअर की ऐसे, टेक्निक अपर नंबर में, 1। अपर में भी ऐसे नीचे की तरफ, ओह, ऐसे नीचे की तरफ, ठीक ऐसे है, ऐसे ऐसे नीचे ऐसे। ऑपोजिट हो तो कम, ये बेसिक है फंडा जी है। जी जी। बट हम लोग कैसे करते हैं, हाँ हाँ। ये बिल्कुल गलत है। ये गलत है। इससे इससे आपके क्या दांत नुकसान, साफ नहीं होते, क्या नुकसान है एक तो उससे? साफ नहीं होते, और अच्छा, ज्यादा प्रेशर लगाते हो दांत घिस जाता है यहाँ से, उससे क्या होगा? उससे आपको सेंसिटिविटी शुरू हो जाएगी, अच्छा, पानी लगेगा, पानी गर्म ठंडा लगेगा, लगेगा, दांत मसूड़ा का मसूड़ा खत्म होगा, खराब मसूड़ा होगा। गल जाएगा। अच्छा, तो इसलिए एक तो ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना ब्रश करते हुए। हाँ। बेस्ट उसका ये तो तरीका ये करना है, नहीं चाहिए इस टाइप का। ये तो बिल्कुल नहीं करना। हाँ आपका बेस्ट तरीका जो है, हाँ अगर आप ताकत लगाते हैं, हाँ और कई लोग नहीं बताते कि मैं ताकत लगाता हूँ, हाँ। हम तो देख के बता देंगे, मगर हाँ, अब जैसे मैं बता रहा हूँ, कोई अपने आप पहचान जाता है अपने आप को जी जी कि मैं जी। बहुत ताकत लगा रहा हूँ, चाहे वो कोशिश कर रहा है मेरे दांत सफेद हो जाएंगे हाँ इससे। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। वो इस ब्रश को रख दें एंड ट्राई एंड बाय अ मोटराइज ब्रश। वो अपने आप ठीक करेगा। है, बहुत सारी कंपनी के मोटराइज ब्रश आते हैं, अपना बटन से ऑन करो, उसमें वो रोटेट करते हैं, ऐसे करके क्लीन करेंगे। मतलब ऑटोमेटिक गाड़ी टाइप का हो गया। ऑटोमेटिक, हाँ ऑटोमेटिक पे आ जाओ। अच्छा, वो सिर्फ कम से कम 3 महीना यूज करो। उसमें क्या होगा, अगर आपने ताकत लगाई, वो उसका हेड रुक जाएगा, हिलेगा नहीं। क्या दोबारा बताइए हमारे अगर आप ऑडियंस को, आप मोटोराइजर, ऑटोमेटिक ब्रश, ऑटोमेटिक ब्रश, ऑटोमेटिक टूथब्रश आते हैं ना, जो टूथब्रश, हाँ मोटराइज टूथब्रश मोटोराइज आते करते हैं, हैं इसको, बोलते हैं। बहुत कंपनीज के आते हैं। अच्छा अच्छा, तो आपको किसी भी वेबसाइट पे, अमेजोन पे, सब जगह मिल रहे हैं अवेलेबल है, हाँ आजकल, केमिस्ट पे भी मिल जाते हैं। हाँ। तो जब आप उसको प्रेशर लगाने की कोशिश करेंगे, वो ब्रश हेड रुक जाएगा, वो रुक करेगा नहीं जाएगा, काम, कटेगा नहीं, करेगा फिर नहीं। आपको ऑटोमेटिकली हैबिट छूट जाएगी प्रेशर लगाने की। अच्छा, ठीक है, बट एंड में क्या होगा, अगर आप चाहो तो वापस जा सकते हो उस ब्रश हाँ पे, हाँ हाँ। बट इसकी क्लीनिंग की कैपेसिटी बहुत बेहतर है उसके मुकाबले। अच्छा, तो यू विल ऑलवेज लव टू बी ऑन दैट ओनली। मतलब ऑटोमेटिक हो गया, वो अपने आप काम करेगा। अच्छा, और सब कितना देर करना चाहिए ब्रशिंग, क्या टाइमिंग क्या है इसका? कई लोग क्या है, कई देखिए, लोग टाइमिंग से हाँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सारी सरफेसेस साफ होनी चाहिए। कितना देर, मतलब 2 कितनी मिनट, 3 सरफेस है एक मिनट, दांत 4 की, मिनट, 5 एक मिनट? दांत की कितनी सरफेस आपकी नॉर्मल? 32 एक है। साइड की, हाँ, इस साइड की है। एक अंदर की, जी जी, एक ऊपर की, 3 सरफेस तो ये हो गई। 3 सर्विस उसके हो गई। अलावा एक दांतों के बीच का एरिया है, जी जी। एक उसके पीछे वाले के बीच का एरिया है। तो ऑलमोस्ट रफली 5 जगह से आपको क्लीन करना है। अगर आप मोटराइज ब्रश रख रहे हो, तो एक ब्रश के ऊपर रखोगे ऐसे 3 से 4 सेकंड के लिए, देन द सेकंड, देन द थर्ड, इस हिसाब से आप अपना क्लीन कर सकते हो। अगर आप हाथ से कर रहे हो, तो आप हाथ से एक बारी में, क्योंकि ब्रश का जो हेड होता है ये थोड़ा बड़ा होता है, मैनुअल जो है। हाँ मैनुअल वाला, इसमें आप एक बारी में कम से कम 2 दांत को ऐसे क्लीन कर पा रहे हो, तो उसके रिस्पेक्टफुली टाइमिंग अपने सेट हो जाते हैं। कुछ ऐसा वो नहीं है कि 3-4 मिनट करने का है, 5 मिनट नहीं नहीं, करने का ऐसा किताब में तो 13 मिनट लिखा है, 13 मिनट कौन है। लगाया 13 मिनट ज्यादा, नहीं, वो 13 मैंने खैर मिनट तो खुद भी नहीं करा होगा 13 अच्छा मिनट कभी। अच्छा। बट हाँ, प्रैक्टिकली जो किताब में जो कैलकुलेट टाइम स्टैंडर्ड कैलकुलेट, टाइम कितना है डॉक्टर साहब, मतलब कुछ ऐसा, कुछ देखिए एवरेज तो होगा ना? मिनिमम हर दांत पे आप 10-12 सेकंड लगाएं, 12 सेकंड 10 लगाए 12 तो सेकंड आप मिनिमम लगाएं, तो आपके, मान लो अगर 30 दांत है मुंह के अंदर, एवरेज 300 होते हैं, सेकंड हो गया। तो 3-4 मिनट, 3 मिनट 4 3 से मिनट 4 मिनट का स्टैंडर्ड टाइम है। इतना आप अपने दांत को ब्रशिंग में टाइम दें आप। अगर ऐसा ना हो कि आप 1 मिनट के अंदर ही साफ कर दिया, तो वो पॉसिबल देखो, तो आंख बंद करके कुल्ला करा निकल गया, वो नहीं, वो वो- उससे कुछ नॉट डन एनीथिंग। वो नहीं है, वो सही नहीं है, वो दांतों के लिए सही नहीं है। चलिए, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, पेस्ट कौन सा एडवाइस करते हैं आप, सही कौन सा पेस्ट है जो हमारे ऑडियंस को पता चले कि मतलब ये पेस्ट यूज करना देखिए, चाहिए? जो आपका टूथपेस्ट वाली बात है, टूथपेस्ट देखिए, ऐसा कोई स्पेसिफिकली किसी कंपनी या किसी ब्रांड का मैं कुछ ऐसे नहीं कहता कि ये वाला करो या वो वाला करो। हाँ बेसिकली नॉर्मल जो आजकल टूथपेस्ट आती है आपकी किसी भी कंपनी की, हाँ बेसिक टूथपेस्ट, जी ये जी गुड इनफ है किसी के लिए भी जनरल। जी जी। अनलेस अनटिल कोई किसी को प्रॉब्लम हो, गम की प्रॉब्लम हो, कैविटी की प्रॉब्लम हो, हाँ हाँ, किसी तरह का कोई और प्रॉब्लम हो, तब तक स्पेसिफिक मेडिकेटेड टूथपेस्ट खुद ना इस्तेमाल करें। खुद ना करो। और स्पेसिफिकली जो आजकल वो सेंसिटिविटी की टूथपेस्ट सबका ऐड आता है, जी जी, हर कंपनी ऐड कर रही है सेंसोडाइन हो गया। अब ये नाम हाँ हाँ जी, तो मैं नहीं ले रहा हूँ, बट हाँ, जितने भी हैं, बहुत सारे हैं, सब हाँ, अपना सेंसिटिविटी कॉलगेट हो टूथपेस्ट गया, के, पामोलिव हो गया, बहुत वो सारे सब करते कंपनी हैं। हैं। तो ये लेकिन आप कभी जी, मत यूज करिए अच्छा अनलेस अनटिल आप एक डॉक्टर से या प्रोफेशनल से आप कंसल्ट करें बिना। देखिए, ये बेसिकली ये टूथपेस्ट जो काम करती हैं, वो आपके घिसे हुए दांत में
या कटे हुए दांत पे काम करती हैं, जिससे कि उसके ऊपर एक प्रोटीन का लेयर बना देती हैं। अच्छा। और वो उसको प्रिवेंट करती है आपको ठंडा पानी गर्म सेंसिटिविटी के लिए बेसिकली। ये बेसिक साइंस है उसके ऊपर। अब क्या होगा, किसी दिन 18 साल का बच्चा आ रहा है कि मेरे को आइसक्रीम लग रही है, मेरे को बर्फ लग रही है। मैंने कब कब लग रही है जी? परसों लगी थी। मैंने कहा आज लगी? नहीं, कभी कभी लग जाती है। मैं सेंसोडाइन यूज कर लूं? मैंने कहा क्यों? नॉर्मल ह्यूमन हो तुम? किसी भी नॉर्मल ह्यूमन को बर्फ काटते हुए बर्फ ठंडी ही लगेगी। हाँ बिल्कुल। गर्म तो नहीं लग सकती। सही बात तो जरूरी, अगर उसका रेगुलर सेंसिटिविटी का मतलब ये नहीं है कि आपने बाइट करा और बर्फ गर्म ठंडी ठंडी लग गई या गर्म चाय पी तो वो गर्म लग गई। सही बात है। वो नहीं है, वो सेंसिटिविटी नहीं है। सेंसिटिविटी एक अलग चीज है जिसकी वजह से आपके बेसिकली देयर इज अ स्टनिंग सिचुएशन ऑफ द टूथ। स्टन हो जाता है आदमी एकदम। अब वो हिंदी में क्या जी जी झंझनाहट कहते हैं ना, वो मतलब टूथपेस्ट सब सारे एक तरह के होते हैं, सब एक तरह के होते हैं अनलेस अनटिल कोई मेडिकेटेड, एडवाइजेबल नहीं है कि ये होना चाहिए। अनटिल कोई मेडिकेटेड टूथपेस्ट हो। जैसे गम डिजीज के लिए अलग है आपके, इसके आपका पायरिया कह रहा हूँ, डेंटल केरीज की एक्टिविटी आपके मुंह में ज्यादा है तो उसके लिए अलग है। बच्चों के लिए टूथपेस्ट स्पेसिफिक है कुछ? हाँ, सब अवेलेबल है मार्केट में, बट आप अपने आप मत खरीदें, जरूर एडवाइस करके खरीदें। तभी क्या कौन सी बीमारी लगी हुई है? आजकल बहुत सेंसिटिव टूथपेस्ट वाले कहते हैं कि हम तो कैविटी भी कवर कर रहे हैं, हम गम भी कवर कर रहे हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता। सारा कुछ मिला जुला के कुछ कॉमन ऑडियंस जो है, कॉमन लोग जो है, मतलब कोई पेस्ट खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक आपको कुछ भी पसंद हो, कोलगेट हो, पेप्सोडेंट हो, कोई XYZ जो भी आपको पसंद हो, जो आपको फ्लेवर अच्छा लगता है आप यूज करें, अनलेस अनटिल आपको कोई डेंटल प्रॉब्लम ना हो, कोई प्रॉब्लम हो तो देन एडवाइजेबल डॉक्टर के हिसाब से चलें। बिल्कुल तब आपको जरूरी है। ये डॉक्टर साहब एक और है माउथ वॉश क्या सही है और इसका यूज करना कितना सही है? और दूसरा है कि कितना, क्या ये ब्रश का अल्टरनेट है ये माउथ वॉश? देखिए, ब्रश का अल्टरनेट ये एक दो कंडीशन में हो सकता है, जैसे मुंह का फ्रैक्चर हो गया है या मुंह कैविटी आप ब्रश नहीं कर पा रहे हैं उसमें किसी वजह से, कोई रीजन है, जैसे मुंह बांध दिया जाता है फ्रैक्चर में। अच्छा। तो तब आपको माउथ वॉश से क्लीनिंग रखना करा देते हैं हम लोग, वो एडवाइजेबल। डैमेज हुआ है कुछ ऐसी वजह है जिस वजह से आप ब्रश ना कर हुआ है कुछ, तब जिस वजह से आप ब्रश ना कर पाओ, नहीं कर पा रहे, सिर्फ उसी वजह टाइम पे आपको ऐसा है कि इसको अल्टरनेट नहीं है, अल्टरनेट नहीं है, इट इज नॉट एन अल्टरनेट, नेवर। बट हाँ, कुछ कंडीशंस में हमें माउथ वॉशेस, गम पेंट्स वगैरह प्रिस्क्राइब करने पड़ते हैं। वो भी अपने आप काउंटर से खरीद के प्लीज ना यूज करें, क्योंकि बहुत सारे माउथ वॉशेस उनका कोई बेसिकली एडवांटेज नहीं है, बट पीपल यूज इट जस्ट कि भाई मैं अभी मीटिंग में आ रहा हूँ, मेरे को खुशबू चाहिए तो ऐसे सही नहीं है वो। नहीं, ऐसे नहीं, मेरी तरफ से एडवाइजेबल नहीं है। अच्छा, किस किस कंडीशन में यूज करें सर बताया? फ्रैक्चर हो गया, जिस कंडीशन में हम माउथ वॉश हमें यूज करना पड़ जाता है, ब्रश नहीं कर पाते। एक तो मुंह का फ्रैक्चर हो, मुंह बंधा हो, एक बात वो है। दूसरा कोई क्रॉनिक ऐसा डिजीज हो जो पेशेंट मुंह खोलने में इसको दिक्कत आती हो, अच्छा ऐसी प्रॉब्लम हो। कुछ इस तरीके के पेशेंट होते हैं जैसे पार्किंसन के जिनकी स्टेबिलिटी नहीं होती मुंह के अंदर, उसमें यूज कर सकते हैं। उनमें भी जब नहीं पेशेंट गुल्ला नहीं कर पाएगा, ठीक से कर नहीं पाएगा, तो आप उसको वाटर पिक से ब्रश मार के माउथ वॉश उससे काम करा सकते हैं। अच्छा, इसका कोई साइड इफेक्ट? इसमें मोटराइज ब्रश भी काम आता है। इसकी कोई साइड इफेक्ट भी है और सर? नहीं है सर, ऐसे कोई कुछ भी मुंह में डालने वाली चीज का साइड इफेक्ट हो नहीं सकता अनलेस अनटिल आपको पीने लग जाए। मतलब माउथ कुल्ला करके आप उसको थूक रहे हैं ना, तो अगर आप उसको पीने लगे तो शायद कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, वरना एक लिमिटेड टाइम तक, जैसे एक दो माउथ वॉश जिनसे कलर चेंज होता है दांत का, तो वो साइड इफेक्ट तब आता है, वो डॉक्टर आपको पहले से बताता है कि इसको एक हफ्ते से ज्यादा यूज नहीं करना है। अच्छा, पेशेंट को बता दिया जाता है। अब जैसे एक सबसे कॉमन माउथ वॉश आपको पता होगा, बीटाडीन है ना, बीटाडीन से कलर चेंज हो जाता है अगर आप उसको 2 हफ्ते से ज्यादा यूज करें। अच्छा, तो जनरल है, बहुत लोग यूज कर लेते हैं ऐसी बीटाडीन। अच्छा, तो ये नहीं एडवाइजेबल नहीं। जनरली आप अगर प्रिस्क्रिप्शन से लोगे, आपको 1 वीक से 2 वीक से ज्यादा का प्रिस्क्रिप्शन कोई नहीं लिख के देगा। अगर मान ले किसी कोई ऑडियंस इसको रेगुलर हैबिट बना लिया, आज बना लिया इसको यूज करने के लिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा बंद करें वो रेगुलर नहीं यूज करना। अगर आपको ऐसा यूज करने की नेसेसिटी लग रही है, क्यों लग रही है? अच्छा, 2 चीजें होती है, या तो उसको लगता है मेरे दांतों से खून आ रहा है, या तो उसको लगता है मेरे मुंह से स्मेल आ रही है। इसके अलावा तीसरा, स्मेल पे भी काम करता है, स्मेल पे करता है, टेम्परेरी तो करता ही है। अच्छा, तो ये 2 चीजें पेशेंट को लगती हैं, इस वजह से वो बिना कंसल्ट करे अक्रॉस द काउंटर खरीद के अपना यूज करता चला जाता है। शॉप पे जाके ले लिया, ऐसे अपने से सही नहीं है वो।
ऐसी माउथ वॉश की तरह ऐसी बहुत सारी चीजें आती है दांत साफ करने की। अच्छा अच्छा। तो एट द काउंटर बहुत कुछ मिलता है, अपना लाव लगाया लाव लगाया लाव लगाया। वो टूथपिक की तरह हाल हो गया। नहीं, टूथपिक की तरह हला नहीं है, वो पेस्ट से दे देर से लगा के साफ कर लो, ठीक है। अच्छा। वो उसको थोड़ी देर के लगेगा साफ। कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जो एनामल उड़ा देंगे ऊपर से। अच्छा। हाँ, वो बाद में कुछ टाइम बाद पानी लगने लग जाएगा। ओ माय गॉड। इसलिए क्रॉस द काउंटर वो भी ना खरीदें। वो भी नहीं खरीदना। कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसमें कुछ प्रोटीन होंगी, जिससे क्या होगा कि खाओगे पियोगे तो वो उसके ऊपर प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, दांतों का रंग काला या ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। ऐसे तो पेशेंट मैंने खुद देखे। अच्छा। ऐसे खुद मैंने देखे हैं, फिर उनको समझाया मैंने कि क्रॉस द काउंटर क्यों चाहिए। आप आओ, आपको क्लीनिंग की जरूरत है क्लीनिंग करेंगे, अगर आपको व्हाइटनिंग की जरूरत पड़ेगी तो व्हाइटनिंग करेंगे। मतलब खुद ही अपने आप डॉक्टर बन जाते हैं। अपने आप वो डॉक्टर बनना, सिर्फ डॉक्टर बनना वो खतरनाक से ये तो देखिए, ये क्रॉस द काउंटर जो चीजें अवेलेबल हैं ये इसीलिए ईज ऑफ द पेशेंट के लिए अवेलेबल है, मगर आप अपने आप पर एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हो? जी जी जी। वो कंडीशन में है ना, तो किस कंडीशन में माउथ वॉश प्रिस्क्राइब कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे अपने मर्जी से जाके यूज कर रहे हैं, वो खतरनाक है। टूथपिक खतरनाक तो नहीं कह सकते, बट यूजफुल नहीं है ना। यूजफुल नहीं है भाई, उसका काम ही नहीं है तो फिर क्यों कर रहे हो? अब आप जो उसका काम ही नहीं है। अच्छा, इसका क्या नुकसान क्या करेगा? मान लो कि रेगुलर यूज पे आ गया करने के लिए, रेजिस्टेंट हो जाएगा उस चीज को, जब कभी उसको यूज करने की पड़ेगी तो वो काम ही नहीं करेगा। काम ही नहीं करेगा। एंटीबायोटिक की तरह है ना। अच्छा अच्छा। भाई बेसिकली माउथ वॉश क्यों यूज कर रहा है? मुंह में बैक्टीरिया जो स्मेल कर रहे हैं उसको हटाने के लिए कर रहा है, ये जो ब्लीडिंग कर रहे हैं उसको दबाने के लिए कर रहा है। ये दो बेसिक रीजन होते हैं माउथ वॉश यूज करने के। तो वो दोनों टाइम पे काम नहीं करेगा फिर वो वाला माउथ वॉश। जब जरूरत पड़ जाएगी तो बैक्टीरिया को ही मार देता है ये बेसिकली। बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाएगा ना सर। अगर आप एक एंटीबायोटिक खाते हो, आपको जब कोई दिक्कत हो आपने वही खा ली, मगर आपको जब उसकी एक्चुअल जरूरत पड़ी उस दवाई की, काम नहीं करेगा वो। अच्छा, ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं। सबसे बड़ा कमी है इसके अंदर। कोई भी चीज, ऐसी टूथपेस्ट का भी है, अगर आप सेंसिटिव टूथपेस्ट या कोई और मेडिकेटेड टूथपेस्ट यूज करते हैं और आपको वो प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा, तो बाय चांस अगर आपको वो हो जाए जी जी, तो फिर वो काम नहीं करेगी ना। अच्छा अच्छा। ओह चलिए, अच्छा है कि आपने इस चीज़ को क्लियर किया कि माउथ वॉश कितना खतरनाक चीज़ें हैं और इसे यूज करना नहीं है, मतलब यूज नहीं करना चाहिए। रेगुलर क्योंकि आपका रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा इसका। जब आपकी जरूरत पड़ी अब किसी माउथ वॉश की, वो भी उस वक्त काम नहीं करेगा। बिल्कुल। तो मैं तो इस तरह का समझता हूँ कि चीज़ें सही नहीं है अपने हिसाब से यूज करना। हाँ डेफिनेटली, जो चीज का काम ही नहीं है क्यों यूज करना है? उसके अंदर कोई फायदा नहीं है। अच्छा, चाय पीने के बाद लोगों का मिथ बना डॉक्टर साहब कि चाय पीने के बाद पानी पीने से क्या दांत पे कोई इफेक्ट पड़ता है इससे? मान लिया चाय पिया, चाय पिया तो पानी पी लिया। बहुत से लोगों को मिथ बना हुआ पहले से चाय पिया तो पानी नहीं पीना चाहिए। तो चाय के बाद पानी पिया तो कहाँ तक परेशानी है? आयुर्वेदिक डॉक्टर ज्यादा बेटर बता पाएंगे, क्योंकि मैं चाय के साइंस देखिए वो हो सकता है कि वो क्या कहते हैं एसिडिटी वगैरह कोई डेवलप हो, उस वजह से कुछ कहते हो डॉक्टर्स, पेट के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, डेंटल से कुछ डेंटल पे आ रहा हूँ। डेंटल पे ऐसा है कि चाय कॉफी ये सारी चीजों के ना स्टेन्स लग जाते हैं, दांतों में स्टेन्स लग जाते हैं। दूसरा, कई लोग ऐसे होते हैं दिन में 5-5, 6-6 कप खाली पेट चाय पिए जा रहे हैं, खाली पेट ब्लैक कॉफी पिए जा रहे हैं। अब उनको पता नहीं लगता एसिड वापस आता है, ठीक है, उसकी वजह से दांतों में यहाँ पे अंदर की तरफ से इरोजन हो जाता है। क्या होता है? इरोजन दांत गल जाता है अंदर से। अच्छा, गल हाँ, अगर खाली पेट आप चाय पी रहे हैं कॉफी पी रहे हैं और आपको बार बार एसिडिटी हो रही है, तो एसिडिटी खाली पेट को नहीं खराब कर रही, यहाँ तक आ रहा है, दांत तक मुंह तक सब आ रहा है। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड है। और चाय के बाद पानी पीने से क्या होता है वो मैं ऐसे कुछ स्पेसिफिक आपको नहीं बता पाऊंगा, कोई साइंस दैट इज नहीं। ये अब आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको जो पेट का होगा वो बेस्ट बताएगा, फिजिशियन भी आपको कह देगा, मैं कुछ नहीं कह सकता इसमें। अच्छा, ज्यादा चाय पीना नुकसान है आपके हिसाब से? ज्यादा पियो, खाली पेट चाय पीना नुकसान करेगा दांत को, एसिडिक की वजह से नहीं। दूसरा कि चाय सेंसिटिव एक बीमारी है डॉक्टर साहब। इसमें चाय पी लिया या पानी पी लिया हमने तो एकदम सा झंझनाहट जैसा लगा, तो ये कौन सी बीमारी है और ये कैसे हो जाता है? जो क्या इसका ट्रीटमेंट है? सेंसिटिविटी जो जिसको बोलते हैं हम। देखिए, सेंसिटिविटी को एक्सप्लेन करना एक बहुत ही बड़ी चीज है। ये इसके अंदर सेंसिटिविटी, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि सेंसिटिविटी कैसे किसको लगता है कि मेरे को सेंसिटिविटी होगी, वो सेंसिटिविटी नहीं होती। जो एक आध बार कभी रेंडमली कभी आपको कुछ ठंडा या गर्म लग जाए, सेंसिटिविटी वो होती है रेगुलर हो रहा है इसको। हाँ, रेगुलरली अगर आपको ऐसा हो रहा है तो उसके लिए आपको चेकअप कराने की जरूरत है। सीधा जाके टूथपेस्ट मत खरीद ले। अच्छा, ठीक है। ये सबसे बड़ी गलत फहमी है, जो कि जरा सी सेंसिटिविटी होती है जाके टूथपेस्ट खरीद लेते हैं और असली बीमारी को दबा देते हैं। ठीक है ना? अब आप मेरे पास अगर किसी को लगा कि मेरे को सेंसिटिविटी है और वो सेंसोडाइन करे जा रहा है 15 दिन महीने से,
और फिर उसके बाद अचानकली मेरे पास किसी और ट्रीटमेंट के लिए आता है और मुझे कहता है सेंसिटिविटी भी होती है और मैं मुझसे कर रहा हूँ सेंसोडाइन। क्यों कर रहे हो? नहीं मेरे को सेंसिटिविटी होती है। मैं कहा किस कहाँ हुई थी? किसी एक दांत में हुई थी, सारे दांतों में हुई है, या जनरलाइज एक ठंडक सी फील हुई? जी जी। वो जवाब किसी के पास नहीं होता। मेरी सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी वो नहीं होती है। सेंसिटिविटी मतलब आपको अगर पानी लगे गर्म ठंडा या झंझनाहट सी हो, या कभी आइसक्रीम खाते हुए रेगुलरली 2-3 बार आपको ऐसा लगे कि भाई तो नहीं चबा पा रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से डिसीजन ना लें, डॉक्टर के पास जाएं। डेफिनेटली डेंटिस्ट के पास जाएं, किसी भी क्वालिफाइड डेंटिस्ट के पास जाएं। ही विल एक्सप्लेन यू, ही विल चेक यू अप कि आपकी जो सेंसिटिविटी हो रही है, पानी गर्म जो लग रहा है कैविटी की वजह से हो रही है, या तो कीड़ा लग गया है कहीं, कीड़ा से होता है। हाँ, या फिर मसूड़ा गल गया है, मसूड़ा नीचे चला गया है, उसकी वजह से हो रही है, या फिर कोई और ट्रॉमा हो गया है। कई बार दांत टूट जाता है, पता नहीं लगता, खोने से चिप ऑफ हो गया। तो ये चीजें आप अपने से खुद से डॉक्टर नहीं बने, इसके हिसाब से आप डॉक्टर के पास जाएं, दिखाएं उसको किस वजह से हो रहा है। कोई भी माउथ वॉश, कोई भी टूथपेस्ट मेडिकेटेड, कोई भी आप ऐसा इस तरीके का व्हाइटनिंग का कोई मटेरियल, ये सारी चीजें आप एडवाइजेबल नहीं है आप बाहर ऑन द काउंटर खरीदें, अनलेस अनटिल किसी भी प्रॉपर्ली क्वालिफाइड पर्सन से आप पहले कंसल्ट कर लें, बेटर अगर वो एडवाइजेबल है तभी आप इस पे काम करें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, रूट कनाल जो ट्रीटमेंट है वो कैसे दांतों पे कौन सी बीमारी में होता है, और इसके क्या कहते हैं, क्या ट्रीटमेंट होती है? आरसीटी, जिसको आरसीटी बोलते हैं रूट कनाल को। देखिए रूट कनाल जो है किसमें काम आता, कौन सी बीमारी में काम आता है ये? अभी इस क्वेश्चन का आंसर आप डिटेल में सुनेंगे हमारे गेस्ट से, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सपोर्ट करने के लिए। ये हो गया, ये देखो नॉर्मल दांत है, नॉर्मल दांत हो गया। इस दांत में इन्फेक्शन हुआ पड़ा है। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे से कैविटी हुई थी। हाँ, यहाँ कैविटी हुई ये थी। 6 महीने पर रेगुलर गया नहीं बंदा। अच्छा, गया इसकी कैविटी पकड़ी नहीं गई। अब ये बाहर सबसे बाहर वाली लेयर में थी, फिर सेकंड लेयर में पहुंची, अब सबसे अंदर वाली लेयर होती है पल्प, जिसकी होती है नस, और इसको कहते हैं डेंटल पल्प। ठीक है ना? जब ये यहाँ पहुंचती है तब आपको पानी लगना, ठंडा गर्म लगना और दर्द होना शुरू होता है। यहाँ से स्टार्ट हुआ कैविटीज, फिर कहाँ गया ये? यहाँ नस, जड़ के नीचे तक, नर्व पे आ गया, नर्व के नीचे तक, ठीक है, जड़ के नीचे तक। ये पेशेंट कब आता है? ज्यादातर यहाँ पर आ जाता है जब यहाँ तक पहुंच गया। जब मैं उसको टच करता हूँ ऊपर से दांत को ऐसे करके, जी जी, तो नीचे तक उसके बोन में पिन पे इन्फेक्शन हो चुका होता है। अच्छा, ये इस कंडीशन में जनरली इंडिया में रूट कैनाल पे आते हैं पेशेंट। अगर वो यहाँ पर आ गया होता पेशेंट जी जी रेगुलर चेकअप पे, ना तो इतना एक्टिव प्रोसीजर करना पड़ता, पैसे बचते, टाइम बचता और दांत की हेल्थ बेहतर रहती। यहीं से खत्म हो जाता। डिले करने की वजह से ये चीजें स्प्रेड कर गया है, नीचे आ गया। बिल्कुल। ये देखिए, अब उसका प्रोसेस क्या है रूट कैनाल का? रूट कैनाल ट्रीटमेंट का मतलब क्या हुआ? रूट का कैनाल उसका इलाज करना। ठीक है ना? ठीक है। तो ये रूट है, ये जड़ है दांत की। अब ये इसके अंदर सारा गला पड़ा है, ये गल गया पूरा। ठीक है ना? ये अपना ब्लैक हुआ पड़ा है सारा। अब इसके अंदर जितना काला काला खराब खराब पार्ट है ना, उसको हम ड्रिल करके निकाल देंगे। ड्रिल करने के बाद कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, क्योंकि हमें यहाँ तक साफ करना है, इन्फेक्शन यहाँ तक है, इंस्ट्रूमेंट ड्रिल यहाँ तक जाएगी। इसमें आप देखिए डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि रूट कनाल कैसे होता है और क्या इसका प्रोसीजर है, कैसे कैसे होता है। आप सभी ऑडियंस के लिए ये बड़ा समझने का चीज़ें हैं, कैसे कैसे और सब बता रहे हैं। हाँ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, गया नीचे, यहाँ से स्टार्ट होने के बाद क्या और सब, फिर जो इतना ब्लैक ब्लैक पोर्शन था ना जो ऊपर का दांत के अंदर का, वो सब हम साफ कर देंगे ड्रिल से साफ होता है। ठीक है। उसके बाद स्पेशल सेकंड स्टेज है ये, सेकंड स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो कि जड़ के नीचे तक, यहाँ इनको एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, डेंटल फाइल कहते हैं। इससे जड़ तक, इसके नीचे तक साफ करेंगे। जी जी। साफ करने के बाद हम इंश्योर करेंगे कि इनके नीचे इन्फेक्शन नहीं रह गया। कुछ दवाइयां दी जाएंगी, कुछ ड्रेसिंग दी जाएंगी, मेडिसिन वगैरह देके उसको अंदर से लोकल एरिया से इन्फेक्शन क्लियर किया जाएगा। उसके बाद एक ऐसे मटेरियल से जो कि इनर्ट है आपकी बॉडी के लिए और इसके कोई नुकसान नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर आपके पड़ा रहे कैनाल के अंदर, तो इससे फिलिंग कर देंगे। अच्छा, ये जड़ पूरी भर दी, देखो यहाँ भर दी, ये फिलिंग हो गया। ये भरने के बाद ऊपर से दांत के ऊपर जो दांत हमने खराब किया था, खोदा था, जो खराब हो गया था, ड्रिलिंग किया था, उसके बाद फिलिंग कर दी। यहाँ फिलिंग हो गया, ये आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट खत्म हो गया, यहाँ पे एंड हो गया, स्टॉप। मगर जो मेजर पार्ट रूट कैनाल ट्रीटमेंट का है वो है डेंटल क्राउन। डेंटल क्राउन, कैप जो लगती है, कैपिंग इसको बोलते हैं। क्योंकि अभी ये जो हमारा कैपिंग नहीं कराया तो जो आपका दांत का स्ट्रक्चर है वो ऐसे ही वीक हो गया है, क्योंकि ओरिजिनल दांत स्ट्रक्चर तो गया फिलिंग मटेरियल है, नीचे भी थोड़ा स्ट्रक्चर वीक हुआ है क्योंकि हमने अंदर साफ सूफ करा जी जी।
तो उसकी स्ट्रेंथ देने के लिए ये चाहिए, और ये नेचुरल दांत की तरह काम करेगा फिर। ये वाला? हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये इसको फिर क्या मेंटेनेंस क्या करना पड़ता है इसके लिए? रेगुलर क्लीनिंग है, सफाई है, बस करानी बेसिकली पड़ेगी और कुछ नहीं? तो मतलब साल में एक बार ये चेकअप। अगर नहीं कराया तो आरसीटी कराने का फायदा नहीं? नहीं, अगर कैप नहीं तो फिर आरसीटी को यूज ही नहीं। नहीं तो 5-6 महीने में दांत टूट जाएगा, खराब हो जाए दोबारा से, सारा टूट ही जाएगा सब, फिर आरसीटी करना पड़ेगा। फिर निकालो, दांत फिर बचा ही क्या, सब टूट गया। दांत निकालना पड़ेगा पूरा। तो फिर जब इतना क्यों किए थे फिर मेहनत, रूट कैनाल तो भी निकलवा लेते। अच्छा, मतलब अगर आरसीटी करा रहे हैं तो साथ साथ कैप कराना जरूरी है, क्राउन लगाना जरूरी है, बिल्कुल। नहीं तो आरसीटी करने का कोई फायदा नहीं, मेरे जो आपने बताया, जो आपने डिफाइन किया इस चीज को। तो जनरल रूल यही है, जनरल रूल ये है। तो ये आरसीटी में ट्रीटमेंट करने में क्या पेन होता है? क्या एनेस्थेसिया देते हैं आप इसमें, क्या करते हैं? ये एक ऐसी टेक्निक है जो हर एक की अपनी है। अच्छा, ए डेंटिस्ट ऐसे करेगा, बी वैसे करेगा, सी वैसे करेगा, डी वैसे करेगा। नहीं इसमें ठीक है, वैसे जैसे जैसे करेगा। बहुत सारे इक्विपमेंट्स आते हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं है इसका। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट यही है कि अंदर से साफ करना है, मटेरियल ठीक से भरना है, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, और ये सारा प्रोसेस तो वही है। पेनलेस है कि पेनलेस के लिए आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है, पहली चीज। अच्छा। दूसरी चीज पेशेंस की जरूरत है। अच्छा, पहले दिन से ही आते ही पेशेंट कह रहा है कि मेरे दांत में दर्द हो रहा है, बिठा कर कुर्सी पे रूट के नहीं शुरू होना है। दैट इज नॉट द वे, बट मेनी पीपल आर डूइंग इट। अच्छा अच्छा। इसका प्रॉपर वे जो है, आप पहले आए पेशेंट, उसको जो इन्फेक्शन है उसका मेडिकेशन दें, थोड़ा कंट्रोल में आए, पेशेंट पेनलेस हो जाए, ताकि जब आप एनेस्थीसिया दें तो एनेस्थीसिया का इफेक्ट आए। अच्छा। जब दर्द होता है तो एनेस्थीसिया का इफेक्ट नहीं आता। तो उसी मिस्टेक में लोग कहते हैं रूट कैनाल पेन में हो रहा है, ठीक है ना। तो देने के बाद भी एनेस्थीसिया उनको इफेक्ट ही नहीं आ गया ना, तो पेन में दे रहे हो, इन्फेक्शन एंटीबायोटिक दी ही नहीं थी। अच्छा, तो ये पहले इंपॉर्टेंट है, एंटीबायोटिक देके पेशेंट का इन्फेक्शन कम करें, ताकि एनेस्थीसिया के वक्त पेन ना हो और पेशेंट आराम से बैठे। अच्छा, कोई दर्द कई नहीं। डॉक्टर ऐसे करते हैं जिसको आप बता रहे हैं, ये तरीका है करने का, और कई कैसे करते हैं, वो कैसे कैसे करते रहते हैं, कैसे कैसे करते हैं इसको। वो सही नहीं है जो तरीका करने का, जो पेन बाद में पेन भी होता है एनेस्थीसिया के बाद, उसमें पेनलेस होता है। फिर हमारी रूट कैनाल पेनलेस है। हाँ, पेनलेस होगा ना, क्योंकि आप यहाँ पे अगर रूट कैनाल में आपको पेन हो गया तो मैं दोबारा मत किसी और को भी मत भेजना। अच्छा, मेरे पास रूट कैनाल में पेन नहीं होता है। पेन नहीं होता, पेनलेस है, सही है ना। पेनलेस लोग डरते हैं आरसीटी करने में कि ये पेनफुल होगा, आप ये चीजें भागते हैं। जितने लोगों ने भी कराई होगी जो ये दर्द के मारे नहीं कराऊंगी, तो एक बार करा के देखो, 2 सेटिंग दे दो, अगर आपका पेन ना चला जाए। 2 सेटिंग है, 2 सेटिंग में पेन खत्म है, पेन खत्म हो जाएगी, इसमें पेन बिल्कुल नहीं होगा, मतलब बिल्कुल पेनलेस ट्रीटमेंट है ये। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लोगों का जो भ्रम बना हुआ है, डर बना हुआ है, अब वो तो करवाने के बाद ही ठीक हो सकता है, इससे पहले तो मैं क्या कैसे, मैं अकेला कैसे ठीक कर सकता हूं। नहीं, सही है, अच्छे से डिफाइन किया आपने आरसीटी के बारे में। लोगों का बहुत गलतफहमियां भी है कि पेन है, सारी चीजें तो सही कि आरसीटी होना बिल्कुल पेनलेस हो तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। डेफिनेटली। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब ब्रूसेस क्या होता है और ये किस चीज में काम आता है? ब्रेसेस, सॉरी, हाँ, ब्रेसेस। और कौन से ट्रीटमेंट में ये काम आता है ब्रेसेस? देखिए, आपने देखा होगा कई लोगों के दांतों में गैप है, कई लोगों के दांत टेढ़े बेड़े हैं, किसी के ऊंचे हैं, बच्चों के। हाँ। तो ये बेसिकली हर एज की उम्र में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और ज्यादातर बच्चों में कराओ तो जल्दी ट्रीटमेंट फास्ट हो जाता है। मान लीजिए किसी ने हम लोग की उम्र में, या हाँ करवा सकते हैं, अर्ली 30 अर्ली 25 के बाद। 70 साल की लेडी का भी कराया मैंने। अच्छा, हाँ, बस प्रोवाइडेड योर गम हेल्थ इज गुड और बोन हेल्थ इज गुड। तो ब्रेसेस उसको बोलते हैं, इसका दांत टेढ़ा हो गया, दांत टेढ़ा होगा, उसको दांत को सही पोजीशन पे लाना है, सीधा अलाइनमेंट करना। अब वो अलाइनमेंट करने के लिए अगर आपकी हड्डी मजबूत है, सब कुछ सही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, अब अगर कई लोग ऐसे होते हैं जो 20 साल की उम्र में मसाला खा हड्डी गला चुके होते हैं, तो नहीं हो सकता ना फिर उसका। हड्डी कमजोर नहीं हो पाएगा अलाइनमेंट, हड्डी कमजोर में नहीं हो पाएगा, इसकी हड्डी मजबूत है उसी का हो पाएगा। हाँ बिल्कुल। तो उस केस में भी क्या करते हैं साहब? ब्रेसेस तो होगा नहीं इसका? नहीं, ब्रेसेस नहीं होगा, तो फिर और तरीके डिपेंड करते क्या कंडीशन लेके आया पेशेंट। अच्छा, प्रॉब्लम देखेंगे ना, उसके हिसाब से करेंगे। ब्रेसेस बेसिकली उसी ट्रीटमेंट को ब्रेसेस कहते हैं बेसिकली। ब्रेसेस नहीं कहते इसको, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कहते हैं। ब्रेसेस यानी एक काइंड ऑफ अप्लायंस, अप्लायंस है, वो यूज करा जाता है बेसिकली, वो यूज होता है। अच्छा, इसमें है। अच्छा, ये देखो, ये मेटल के ब्रेसेस हैं। हाँ, ये वाला, ये फैशन ब्रशेस हैं, इसमें लोग बच्चे कहते हैं अलग कलर के चाहिए ऊपर से। अच्छा, ये वाला है। हाँ, ये गोल्ड वाले हैं, ये ब्रेसेस बोलते हैं इसको। हाँ, ये छोटा वाला जो पार्ट है ना, ब्रैकेट है ये। हाँ, और इस पूरी ट्रीटमेंट को, तो इसको जिसकी दांत आगे निकल गया उसको अलाइनमेंट करता है। हाँ, उसको भी करता है। ये सिरेमिक के ब्रेसेस है। अच्छा, सिरेमिक की ब्रेसेस, हाँ, दांत के रंग के होते हैं। अच्छा, और ये है इसके मेटल के। ये क्या है? ये भी मेटल के, फैशन वाले हैं, मतलब कलर। अच्छा, ये क्या है? ये दांतों के अंदर रहते हैं, लिंगुअल ब्रैकेट कहते हैं, तंग के अंदर होता है, अंदर की तरफ, दिखते नहीं है बाहर।
दिखते नहीं है। और ये किस चीज का है? गोल्ड का गोल्ड है। के हैं। अच्छा, गोल्ड के पैसे लोग यूज करते हैं। मतलब एक तरह का अब वो फैशन भी हो गया। कुछ जुमला बोला जाए तो अलग बात, वो आप बेहतर बोल लो। जी जी जी। ये ऐसा ये क्या है साहब? ये किसी क्या करता है? ये अलाइनर है, ये आजकल लेटेस्ट नई ट्रीटमेंट, बिना ब्रेसेस की ट्रीटमेंट है। अच्छा, eyeliner है ये। इसमें डेंटल अलाइनर्स कहते हैं इसको। तो मतलब ये डॉक्टर ही लगाते हैं या कोई भी हाँ हाँ, हम ही लगाते हैं। अच्छा। डिजिटली इंप्रेशन जाता है दांत का, अच्छा, और कंप्यूटर से उसका ट्रीटमेंट होता जाता है कि वो अपनी जगह से दूसरी जगह तक दांत कैसे सीधा होगा। अच्छा। वो स्टेप बाय स्टेप पूरा ट्रीटमेंट होता है। ऐसे 8-10 ट्रेज मिलती हैं, हाँ। और अपना एक एक करके पेशेंट बदलता रहता है 15-15 दिन में। अच्छा। और उसमें फायदा ये होता है कि आपको तारों के साथ नहीं घूमना है। ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी। तो आप सारा टाइम वो इनविजिबल से रहते हैं, दिखते नहीं। तो इनविजिबल ब्रेसेस भी कहते हैं। ब्रेसेस भी कहते हैं इसको। और जिसका जिसका दांत कमजोर है उसका नहीं कुछ होता। वो तो खैर, वो तो ट्रीटमेंट किसी भी हालत में इसकी नहीं हो ट्रीटमेंट सकता। नहीं है, ब्रेसेस की ट्रीटमेंट नहीं। ब्रेसेस नहीं हो सकते। इसमें एक रिटेनर भी होता है और सब। देखिए क्या होता है, जब आप वो क्या दांत करते को हो? इसमें इसमें है कोई रिटेनर इसके अंदर? नहीं, इसमें नहीं है। अच्छा, इसमें नहीं। दांत को मूव करेंगे अपनी जगह से, हम्म। नई पोजीशन देंगे, हम्म। तो दांत के क्या होता है, हड्डी के अंदर होता है, उसके चारों तरफ फाइबर्स होते हैं जो कि दांत को उस पोजीशन में होल्ड करते जी हैं। जी जी। अब इसको हमने इस वाले दांत, जैसे ये हाँ, दांत है, इसको हाँ। हमने इस दांत से यहाँ खींचा। हाँ जी जी। यहाँ से यहाँ खींचने में जो फाइबर इसका अटैच था, हाँ हाँ। वो वहां से वहां तक स्ट्रेच हुआ है। वो भी नया फाइबर बना नहीं है यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे होल्ड करने के लिए नई पोजीशन पे हमें कुछ टाइम तक रिटेनर देना होता है। डेंटल रिटेनर कहते हैं इसको। अच्छा, ब्रेसेस का सपोर्ट सपोर्ट हो गया एक तरह का। ये फाइनल थर्ड पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट है। अच्छा। पहला पार्ट है डायग्नोसिस, सेकंड पार्ट है एक्टिव ट्रीटमेंट, जी जी जिसमें आपका ब्रेसेस वगैरह जो लगे। जी ये जी। तीसरा पार्ट है, उस एक्टिव ट्रीटमेंट जो आपने करी उसको रिटेन करना। फिर ये retain रहना करो। चाहिए। अच्छा। ये नहीं है ना कि 2 साल बाद फिर वापस चले फिर गए। वापस हो गया। हाँ, तो इसको अच्छा, रिटेन रिटेनर को लगाना पड़ता है वहाँ पे चीजों को, रिटेन तब जाके ये काम करता है ये। अच्छा, ये तो हो गया। अल्कोहल से भी दांत खराब होते हैं और सब क्या? शराब देखिए, पीने से? स्मोकिंग एंड अल्कोहल एवरीथिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ एनी हाउ। अब इसमें भी खराब तो होता ही है, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी। अल्कोहल से ड्राइनेस होगी मुंह में, ड्राइनेस होने की वजह से कैविटीज बढ़ेंगी। अच्छा, बाकी ह्यूमन बॉडी पे और भी इफेक्ट जैसे है। शुगर से बढ़ता है, वैसे यहाँ इसमें अल्कोहल से, शराब पीने से भी बढ़ता है, बिल्कुल, कैविटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते हैं। तो ये चीजें सही नहीं है। और दोनों एक साथ हो तो माशाल्लाह, फिर तो माशाल्लाह हो गया। बैक्टीरिया का माशाल्लाह। बैक्टीरिया का माशाल्लाह हो गया, हाँ। वही तो बोल रहा हूँ। उसके लिए पार्टी हो गई ना। सही है। अच्छा, शायद और तो सही बोली मैंने। हाँ, सही बोला आपने। और सब है। ये दांत की जो फिलिंग होती है और है, वो किस मटेरियल की जो फिलिंग भरते हैं हम दांत को, वो किस फिल्म में मटेरियल की होती है? और इसको क्या ड्यूरेबल होता है? इसकी लाइफ होती है, कब तक लाइफ होती है इसकी? एक साथ में 3 क्वेश्चन है इसी के ऊपर। आप 3 क्वेश्चन नहीं, पूरी किताब है ये। पूरी किताब है। डेंटल मटेरियल्स करके एक सब्जेक्ट आता है हमारा। अच्छा, इसकी इतनी मोटी किताब है? हाँ हाँ, जिसमें हर चीज के मटेरियल यूज होता है ना। अच्छा। दांत भरने वाले होते हैं, नाप लेने वाले होते हैं, कितने सारे मटेरियल होते हैं। हाँ, इस तरीके से एक पूरा आधी किताब है ये, जो आपने मेरे से एक सवाल एक बारी में पूछ लिया। 3 पूछ लिया। फिर भी मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। हाँ, बेसिकली क्या होता है, एक होती है टेम्परेरी फिलिंग, टेम्परेरी, जो कि आपकी कुछ टाइम तक लास्ट करती है। वो इंटरिम ट्रीटमेंट्स के लिए चाहिए होती है। कभी कुछ थोड़े टाइम के लिए भरी जाती है। जैसे अभी मैं इमीडिएटली आप आए हो, आपको फिलिंग करानी है, और मेरे को बाई चांस कोई ऑपरेशन के लिए जाना है, या कोई किसी वजह से इमरजेंसी है, उस वक्त लगा दिया या आपने। आपको कहीं सुबह सुबह कहीं निकलना है, जी जी तो वो टेम्परेरी फिलिंग हफ्ता 15 दिन के लिए वो लगाई जाती है। जी जी जी। दूसरी होती है, उससे थोड़ी बेहतर वाली फीलिंग होती है, जो कि 2-2.5 साल तक की चलती है, मगर ये अच्छी फीलिंग होती है। इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम होगी, इससे ज्यादा होगी, बट ये 2-2.5 साल तक चलती है। इसको ग्लास आइनोमर सीमेंट की फीलिंग कहते हैं। अच्छा। अब इसके अंदर बहुत सारे वेरिएशन आ गए हैं। ये फीलिंग अब ग्लास, इसको इन्होंने बहुत सारे इसमें मटेरियल मिक्स करके इसको इम्प्रोवाइज कर दिया बहुत ज्यादा। तो ये चीजें समझने में पेशेंट को जिसकी रिक्वायरमेंट है, वो हमें खुद उसका डिसीजन लेना पड़ता है कि भाई कौन सी चीज को करनी है। तीसरी आपने सुना होगा आजकल कॉम्पोजिट फीलिंग्स, जो कि एस्थेटिक फीलिंग्स है, दांत के रंग की और एकदम। ये भी वही वाली बात है कि किसको किस तरह की फिलिंग चाहिए, उसके अंदर कौन सा मटेरियल बेस्ट रहेगा उनके लिए। कई उसमें कॉम्पोजिट फिलिंग्स आती हैं जो कि बड़ी कैविटी के लिए होती हैं, कई आती हैं जो सामने से विनियर बनाने के लिए होती है, जो सुंदर बनाने के लिए होती है। अच्छा, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स आते हैं। इसकी मैक्सिमम लाइफ कब तक है आपसे? देखिए, हर एक फिलिंग की जो लाइफ है वो डिपेंड करता है कि कहाँ पर रही हुई है, अगर कौन से दांत में हुई है। अच्छा। और एक जो सबसे पहले की चली आ रही है, चांदी की फिलिंग कहते हैं। अच्छा, उसकी ड्यूरेबिलिटी है? चांदी की भी अच्छी ड्यूरेबिलिटी है। वो मेटल फिलिंग है, वो दांत महंगा होगा आजकल तो बहुत महंगा हो गया, बट स्टिल कॉम्पोजिट फिलिंग्स आर मच मोर कॉस्टलियर कंपैरेटिव टू सिल्वर। अच्छा, अभी भी सिल्वर की फिलिंग महंगी होती है नॉर्मल से, बट कॉम्पोजिट थोड़े और महंगे। ड्यूरेबिलिटी है उसके अंदर? ड्यूरेबिलिटी तो दोनों में ही है आजकल, मटेरियल की क्वालिटी में कोई वो नहीं है कमी। अच्छा, कई मैंने काफी इसके बारे में सुना है कि कई लोगों का
6 महीने में, 4 महीने में दोबारा फिलिंग करवाना पड़ रहा है, 5 महीने में करवाना पड़ रहा तीन है। चीजें हैं। हाँ हाँ, एक तो टेक्निक क्या यूज करी गई, डिपेंड टेक्निक और करता है डेंटिस्ट मटेरियल के ऊपर। मटेरियल, हाँ टेक्निक मटेरियल ये हाँ, डेंटिस्ट के जी ऊपर है। जी, कितनी इंस्ट्रक्शन पेशेंट ने मानी, हाँ हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जी जी मैं जी, आज सामने की फिलिंग करके दे रहा हूँ, उसको को मना करोगे सेब नहीं खाना तेरे को, आगे से बिस्किट नहीं वाइट करना, नहीं खानी है। वो अगले दिन शाम को ही वहाँ बैठ के अमरूद काट रहा है तो मैं क्या कर लूंगा बताओ। मतलब जो आपने प्रिकॉशन रखने का प्रिकॉशन इज किया वेरी नहीं, इंपॉर्टेंट। वो नहीं किया। तीसरी चीज उसके अंदर मेंटेनेंस। इफ आई कॉल्ड यू दैट यू हैव टू गेट अ चेकअप आफ्टर 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 1 ईयर, आप आओ। यू हैव टू कम। हाँ, मेरे पास 15-15 साल पुरानी करी हुई फीलिंग है, जो पेशेंट मेरे पास 3-3 साल बाद भी आके फिर पॉलिशिंग करवा के गया हुआ है, कॉम्पोजिट की फीलिंग्स। ऐसे पेशेंट में है जो 15 साल से उनकी फीलिंग नहीं निकली है। 15 साल, वेरी गुड। बहुत है जी, बहुत ऐसे बहुत है। मतलब अच्छी ड्यूरेबिलिटी है, 15 साल तो चलना तो अच्छी मैंने बात आपको 2 चीजें बताई, मेरी टेक्निक ठीक थी, है। हाँ, पेशेंट ने थोड़ी जहमत उठाई, हमारी बात मानी, मानिए। जब बोला मिश्री नहीं खानी है इस तरफ से तो मिश्री नहीं खानी है, हाँ। ठीक है। तीसरी चीज उसने, चलो साल में नहीं आया, 2-3 साल में कभी आते जाते दिखा गया है हाँ, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, हाँ, उतना तो कम से मेंटेन करे कर ले, हाँ मेंटेन कर ले। मतलब ये फिलिंग जब कैविटी लगता है तभी करना पड़ता है इसको। हाँ, जब दांत के अंदर आप क्लीन करोगे, आपकी जी। स्पेस बनेगी, उसी को तो फिल करोगे। वो जो जब भी उसमें पेन भी होता है जो किया जाता है उसके अंदर। अगर ज्यादा डीप होती है तो एनेस्थीसिया लगा देते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है कि जरूरी अच्छा, की इसमें ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है, इसी पे जरूरत पड़ती है एनेस्थीसिया का, डीप फीलिंग हो तो अच्छा, वो हम एनालाइज करते हैं उसी वक्त। डिपेंड करता है केस टू केस हाँ, क्या है उसका। अच्छा, कौन सा चीज खाने से डॉक्टर साहब दांत खराब हो जाता है? कौन सा चीज आदमी डाइट खा ले जो, मैंने देखिए सुना एक है तो चॉकलेट का सुना है। शुगरी फूड, हाँ, हाई शुगर। कार्बोहाइड्रेट फूड, अच्छा, ये इस तरह के खाने। दूसरा स्टिकी फूड, स्टिकी फूड। जैसे चॉकलेट चिपक जाती है आपके दांतों में, तो ऐसे। खा के तुम ब्रश कर ले सही है। हाँ, अच्छा, नहीं ब्रश किया मैं तो फिर? कभी भी बच्चों को ये नहीं कहता कि चॉकलेट मत खाओ, नहीं ब्रश किया तो मैं आप ये कहता हूँ चॉकलेट खाओ, जस्ट क्लीन योर माउथ और ब्रश कर लो उसके ब्रश बाद, कर लो, मतलब ताकि अगर कुछ अटके नहीं अटके वहाँ। नहीं। अगर ब्रश नहीं किया तो फिर आप पार्टी दे रहे हैं उसको, हाँ कैविटीज ऑब्वियसली, को, वो पार्टी हो जाएगी। वो तो रोज ही हो रही है उनकी। यू आर मतलब इनवाइटिंग अ ट्रबल फॉर योरसेल्फ, दैट इज द अच्छा, थिंग। ओके। मतलब ये चीजें आपको प्रिकॉशन खाने से आपको कैविटी को दावत दे रहे हैं आप, हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई शुगर फूड, हाई शुगर ये सारी फूड। चीजें। अच्छा। अब जैसे बर्गर पिज्जा खा लेते हैं, रात को खाते हैं बच्चे, सो गए, ना ब्रश करा ना कुछ, वो तो आज तो ये कमाल ही हो गया। हाँ। मतलब बर्गर भी और पिज्जा भी। आपने ये देखा हिंदुस्तान में जी। डेंटल केरीज अभी भी कम है हाँ डेंटल पायरिया के बजाय, हाँ, इसका रीजन क्या है? जंक फूड। नहीं, अमेरिका के मुकाबले हाँ हाँ, क्यों कम है? क्योंकि वहाँ आर्टिफिशियल जंक फूड हिंदुस्तान से कई गुना ज्यादा है। आज भी आपके घर सब्जी बनती है, रोटी खाते हो, बिल्कुल बनता है। मेरे घर सब्जी बनती है, रोटी जी, खाते हैं, बिल्कुल सही बनता है। हाँ, ठीक है। तो हमारे यहाँ इंसिडेंस ऑफ केरीज इज लेस एंड विच इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, डे बाय डे। हाँ, बट आज भी इंडिया का मेजर प्रॉब्लम पायरिया और गम प्रॉब्लम है, मुझे बिकॉज इम्प्रॉपर ओरल हेल्थ। अगर आप रूरल ओरल हेल्थ को काउंट करोगे, बहुत उतना बढ़िया नहीं है। उतना बढ़िया एक तो डेंटिस्ट अवेलेबल नहीं है हर जगह, अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज लोगों को पुरानी आदतें पड़ी हुई है, नीम के दातुन और सब करना, वो बुरा नहीं है, नीम का दातुन मैं बुरा नहीं कहता, बट उसकी वजह से उसको रेगुलरली चेंज करना पड़ता है। वो एक ही दातुन को लगे हुए हैं, वो काटा जा रहा अपग्रेड नहीं मसूड़े को, करते हैं हाँ उस पे। वो प्रॉब्लम है उसमें। दातुन भी सही है। दातुन बुरा नहीं है, मैं दातुन को बुरा नहीं कह रहा हूँ, बट उसको रेगुलरली चेंज करना है। उसको भी अगर गाइडेंस के थ्रू करोगे किसी के, तो आप बेहतर कर पाओगे उसमें। बेहतर कर पाएंगे। दातुन भी अपने हिसाब से सेफ है, चीजें बुरा नहीं है। दांतों को मेंटेन के लिए और क्या करना चाहिए? तो बताया आपने, क्लीनिंग व्लीनिंग कराते रहे, रूटीन चेकअप कराते रहे, इसके अलावा कोई ऐसी कोई डाइट जो दांत को प्रोटेक्ट करे? देखिए, रात को ब्रश करके सोइए। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, लॉट ऑफ वाटर यू शुड ड्रिंक। अगर कुछ भी कुल्ला उल्ला कर ड्रिंक लो, करें, पानी ड्रिंक भी पिए, करो, पानी कुल्ला पिए, भी करो। कुल्ला विटामिन करें। सी इज इम्पोर्टेंट, अच्छा, गम हेल्थ के लिए विटामिन सी इज विटामिन वेरी सी ले गुड। लें कुछ हाँ, रेगुलरली। फल के, मतलब डाइट के फॉर्म में या दवा के फॉर्म फ्रूट में? खाओ ना, संतरा, फ्रूट्स खा संतरा लें। खाओ, पपीता खाओ, विटामिन ए मिलेगा। अच्छा संतरा है, मौसमी है, अच्छा, ये सारी चीजें बेहतर है। रफेज वाला फूड जितना खाओगे उतना उतना दांत इस्तेमाल होगा, उतना साफ रहेगा। उतना अच्छा रहेगा। हाँ, ये मतलब कि आपको दांत को मेंटेन करने के लिए डाइट है ये भी अच्छा है। ये भी अच्छा है, हाँ। जो बेहतर है ये फ्रूट खाए जितना अच्छा रहेगा। तो बाकी इसके अलावा अनाज खाने से कुछ इसमें ऐसा कुछ नहीं है? अनाज खाने से देखिए, आप खाना तो खाना नहीं छोड़ देंगे ना, हाँ नहीं, कोशिश करिए कार्बोहाइड्रेट कम हो जाए, कम बर्गर खाएं, पिज्जा वगैरह कम हो जाए, प्रोटीन डाइट ले फिर। प्रोटीन डाइट हो, नॉर्मल अपना आटा रोटी सारी जो आप जी खाते हो जी, जो उसको खाते नॉर्मल हो खाओ, नॉर्मल रात को खाओ। ब्रश करो। जी जी कोई ऐसा कोई स्पेसिफिकली दांत पे इफेक्ट तभी पड़ेगा जब कुछ अटकेगा वहां। नॉनवेज कम खाएं आपके हिसाब से इसके लिए? हड्डी मत चबाओ। अच्छा, दांतों को खूबसूरत करने के लिए आजकल ब्लीचिंग स्किलिंग होती है, जैसे हम लोग
फेशियल कराते हैं, ब्लीचिंग कराते हैं, उसी तरह दांतों के लिए भी देखिए सुना है मैंने, ब्लीचिंग होती है, स्केलिंग एक होती आम है। आदमी की परसेप्शन है कि ये दोनों चीजें सेम है। ऐसा है नहीं कि ब्लीचिंग ऑफ फेस एंड ब्लीचिंग ऑफ टीथ इज सेम, ऐसा नहीं है। अच्छा। दांतों में क्या है कि अच्छा स्किन में क्या है कि गंदगी और उसको साफ करने के लिए यूज होता है, तो वो ऐसा हो लगता है कि भाई साफ हो गया, क्लीन हो गया, ब्लीचिंग हो गया, ये स्किन का है, नॉर्मल प्रोसेस, नॉर्मल स्किन का है वो। नॉर्मल प्रोसेस है। जी जी। दांतों में क्या होता है कि बहुत वेरिएबल मटेरियल आते हैं और दांतों की कंडीशंस बहुत अलग होती हैं, जिसकी वजह से आपको पता लगे कि भाई कब क्लीनिंग करनी है, कब ब्लीचिंग करनी है। क्लीनिंग तो जनरली सबकी हो जाती है, 90% ऑफ केसेस में होता है कि क्लीनिंग के बाद ब्लीचिंग की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम है, पान मसाला खाता है, कोई जनरली दांतों में गुटखा कोई खाता है, प्रॉब्लम है, हाँ। गुटखा है या कोई स्मोकर है या किसी के दांत सही में रंग में ठीक नहीं है, उन लोगों के केसेस में ब्लीचिंग करनी चाहिए। हर एक को पकड़ के ब्लीच करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो सर एथिकली करेक्ट नहीं मैंने है। डॉक्टर साहब सुना है कि दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक कंडीशन होती है जिसमें दांतों के अंदर माइक्रो फ्रैक्चर हो जाते हैं। अच्छा। उन दांतों में ब्लीचिंग करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो खतरनाक है वो। उनकी वजह से सेंसिटिविटी हो जाएगी पेशेंट को। अच्छा, और आप बढ़ उसके जाएगा। ऊपर डिसेंसिटाइजर कितना भी लगाते रहो, अगर माइक्रो फ्रैक्चर वाले टूथ के अंदर आपने ब्लीचिंग करी है, पेशेंट हमेशा परेशान रहेगा। ये अच्छा। कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो कि आप देख के पेशेंट को एग्जामिन करके डिसाइड करते हो ब्लीचिंग के लिए। स्किलिंग स्किलिंग स्केलिंग इज डेंटल क्लीनिंग, जो एवरी ईयरली यू शुड गेट इट डन एंड इट इज वेरी नॉर्मल। क्लीनिंग हो गया। अच्छा। इसके अंदर अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं। ब्लीचिंग में मतलब क्या, वो पूरी दांत क्या लाइट शाइनिंग मारती है वो उस करने से? हाँ, लाइट ब्लीचिंग भी होती है, ऐसी भी होती है, होम ब्लीचिंग भी होती है, बहुत तरह की ब्लीचिंग होती है, केस टू केस है। मैंने सुना है कि शादी करने से पहले लोग हाँ, ब्लीचिंग कराते हैं। वो जनरली होता है। ये सही वो से होता है, लोग फेशियल कराते हैं। ब्लीचिंग के लिए आ जाते हैं, स्माइल करेक्शन के लिए आ इस तरह जाते के हैं। पेशेंट काफी आते हैं आपको? हाँ, इस तरह के शादी से पहले। मौसम आ गया ना शादी का, अच्छा, अब ये अब दिसंबर जनवरी पेशेंट बढ़ जाएंगे आपके पास है? वो तो ब्लीचिंग ऊपर वाले की पेशेंट बढ़ देन है, जाएंगे। जो भी हो, तो क्या कह सकते। चलिए, बढ़िया, अच्छी बात है कि लोग इसी बहाने ब्लीचिंग का जो फायदा है दांतों पर। केस टू केस, मैंने आपको भी बताया ना, हर कोई आके मुझे कहे कि मेरी ब्लीचिंग माइक्रो फ्रैक्चर फ्रैक्चर में काम नहीं करेगा, ये बिल्कुल खतरनाक है, सेंसिटिविटी हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम मैक्रो फ्रैक्चर उसके बाद कैसे काम करेगा नॉर्मल लोग? अगर नॉर्मल आपका मतलब हम आए कराने के लिए टीथ का शेड साइज जो है ना, हाँ, 1.5 या 2 साइज कम कर देता है। इससे ज्यादा वाली शाइनिंग भी आती है दांतों में? क्लीनिंग में आएगी, वो तो आएगी, क्लीनिंग पे भी आएगी, ब्लीचिंग भी शाइनिंग है, मतलब दांत जो पहले कम चमकता है वो ज्यादा चमकने लगेगा वो। हाँ, मतलब एक लिमिट तक जितना स्किन का कलर है उसके हिसाब से चमकाना होता है ना। अच्छा, वो ऐड नहीं देखा, वो जो रात में वो दांत खोल के च्युइंगम का आता है, वैसा भी तो नहीं चाहिए ना। जी, वैसा भी नहीं चाहिए। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा एक चीज बताइए हमें, आजकल ये कोई भी एक नॉर्मल ऑडियंस या नॉर्मल पेशेंट कोई जाता है डेंटिस्ट के पास, तो पहले अपने आप को इंश्योर करे कि वो जिस डेंटिस्ट के पास हम जा रहे हैं वो डेंटिस्ट कितना ऑथेंटिक है और कितना सही है हमारे लिए, हमारा ट्रीटमेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ऐसा तो नहीं कि हम जाएं उसके बाद कहीं ऐसा ना हो गलत ट्रीटमेंट कर दे या कुछ ज़्यादा पैसा ले ले हमसे और सही से काम भी नहीं करे। तो इसमें कैसे अपने आप को इंश्योर करे? और दूसरा है कि जो एक तो क्वेश्चन ये है, इसी के साथ एक और क्वेश्चन है कि वहाँ पे गया डेंटिस्ट के पास दिखाने के बाद, मान लो कुछ उनको आरसीटी करना हो या कुछ क्लीनिंग करना हो, तो जो इक्विपमेंट वो यूज़ करेंगे वो इक्विपमेंट कहाँ तक स्टेलाइज है? स्टेलाइज तो उनके सामने डॉक्टर साहब करेंगे नहीं, वो जो भी जिस डेंटिस्ट के पास गए हैं वो, तो कैसे अपने आप को इंश्योर करें इस दोनों चीज़ों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो स्टरलाइजेशन का बताता हूँ मैं आपको जी। जनरलाइज क्या होता है, हमारे जो भी मैं कर रहा हूँ, मेरे अलावा और भी बड़े डेंटिस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब जनरली ऑटोक्लेव करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। एक ऑटोक्लेव होता है, एक होता है ग्लास बीड स्टरलाइजर होता है, एक हमारे पास वो बॉयलर टाइप का रहता था जो बहुत पहले जमाने की बात थी, आजकल मेरे पास तो है भी नहीं, मैंने कभी खरीदा ही नहीं। तो जो 90% लोग हैं वो ऑटोक्लेव ही यूज कर रहे हैं, और ऑटोक्लेव जनरली उनके क्लिनिक में होता है, आप देख सकते हैं, हमारा भी यहीं पड़ा, आप चाहो तो बाद में पिक्चर ले सकते हैं। तो ऑटोक्लेव में क्या होता है कि आपका 45 मिनट की साइकिल रहती है, और ये सर्टिफाइड ऑटोक्लेव्स होते हैं जिसके अंदर प्रॉपरली नॉन बैक्टीरियल, और हम क्लोज पैकेट में। कैसे एक लेमन पहचाने कि ये चीजें हैं? कोई टेक्निकल बंदा तो है नहीं, मान ले कोई पेशेंट गया आपके पास, अगर मेरे पास फ्रंट लोडिंग ऑटोक्लेव पड़ा है किसी प्रॉपर कंपनी का, क्लिनिक पे किसी भी कंपनी का हो सकता है, किसी भी डॉक्टर को, दूसरा वो इंस्ट्रूमेंट को डायरेक्ट ग्लव्स पहने बिना हाथ नहीं लगा रहा है, ठीक है ना। अगर आपने उसने सील्ड पैकेट में से निकाल के ग्लव्स पहन के लगा रहे हैं, तो सही है, दैट इज गुड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। जी जी जी। दूसरी चीज जो उसके अंदर जो इक्विपमेंट यूज हो रहा है क्लीनिंग के लिए या आरसीटी के लिए, जो भी है बताया था आपने,
हाँ वो तो जनरली एवरी पेशेंट से पहले करना ही, मतलब हमें आदत है, अब वो कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ कैसे हो सकता है, वो तो आदत है, वो दैट इज वो हैबिट ऑफ द पर्सन हु इज डूइंग इट। और 90% लोग इस चीज का ध्यान रखते हैं, कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। हमारे अब पता है असिस्टेंट कैसे ट्रेन करते हैं हम लोग क्लीन करने के लिए, तू इसको इतना साफ करेगा अगर मैं तेरे मुंह में डालूं तो मुझे मना ना करे, ये ट्रे इतनी साफ होनी चाहिए, इडली सांभर मंगा रहा हूँ इसमें सांभर डाल के मैं और तू खाएंगे बैठ के। अच्छा ऐसे ट्रेन करते हैं हम, ऐसे ट्रेन करते हैं। अगर इतना साफ नहीं रखेगा तो फिर उसको किसी वक्त भी कह दूंगा इसमें खाना खा के अपने असिस्टेंट को जो नहीं रखूंगा, जो भी असिस्टेंट को, जो भी जो क्लीनिंग के लिए आपने स्टरलाइजेशन का पर्सन रखा है, तो उस लेवल से आप करो। कोई पेशेंट जा रहा है डेंटिस्ट के पास तो वो एक क्वेश्चन करना चाहिए डेफिनेटली, व्हाई शुड नॉट। मेरा जो भी आप ट्रीटमेंट करेंगे वो स्टरलाइज है, आप मेरे से पूछोगे आप स्टरलाइज है कि नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा मेरा ऑटोक्लेव ये रहा, ये इंस्ट्रूमेंट मेरे, मेरे डॉक्टर को बुरा नहीं मानना चाहिए इस चीज के लिए, मुझे पर्सनली नहीं लगेगा, नहीं मानना चाहिए, नहीं मुझे नहीं लगेगा, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म तो अगर पूछना है भाई अगर आपको डाउट हो रहा है किसी भी चीज के लिए और आप एक प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं, यू कैन आस्क हिम। अब वकील के पास जाके पूछोगे ना, कुछ भी पूछोगे, जो भी पूछोगे वकील के से कुछ चीज पूछ सकते हो ना। जी जी जी। एक बार को आप सबसे पहली बार मिले हो उस वकील से, आप उससे पूछ सकते हो कि आपने क्या प्रैक्टिस करी है, कैसे कैसे केस लड़े, पूछ सकते हो ना, पूछ सकते हैं। आप एक सिविल केस के लिए जा रहे हो, क्या प्रोफाइल है आपका, नहीं पूछ सकते क्या? ऐसे ही आप डेंटिस्ट में जाके पूछ सकते हो कि भाई आप क्या काम करते हो, मेरे पास है, मैं बोलूँ मैं तो जनरल डेंटिस्ट भी हूँ। ये पैरामीटर होना चाहिए चेक करने के लिए, नहीं होना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ होना चाहिए बिल्कुल, कि अगला बंदा अपने आप को इंश्योर करे कि हम सही जगह पहुंचे हैं। आप हर प्रोफेशनल के पास जाके पूछ सकते हैं बात, आप वकील के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, अब हर किसी भी स्पेशलिटी के डॉक्टर के पास जाओ। अब ये तो है नहीं कि ऑर्थोपेडिक्स वाले डॉक्टर को जाके आप अपना फिजिशियन वाला काम दिखाओगे, नहीं ना, वो पॉसिबल नहीं, सही बात, सही नहीं है। या कार्डियक वाले के पास जाके आप किडनी दिखाने शुरू हो जाओगे। जी जी। ऐसी डेंटिस्ट्री में भी हम, जैसे मेरा जनरल डेंटिस्ट एज ए ब्रेसेस का काम है, मेरी वाइफ का एंडोडोंटिस्ट है, उनका रूट कैनाल इसका काम है, तो ऐसा नहीं है कि मैं वो नहीं करता हूँ रूट कैनाल वगैरह, मैं वो भी करता हूँ, बट मेरे से बेहतर ही करेंगी वो एमडीएस में। किसी कॉम्प्लीट केस में मैं फंसूंगा तो मैं उनसे बोल देता हूँ आप देख लीजिए। जी जी। ऐसा होता है, तो प्रोफेशनली सबका होता है। ऐसी इम्प्लांट्स होते हैं, डेंटल इम्प्लांट, उनके लिए भी हम, हमारे पास तो मास्टर डेंटल सर्जन हो गया ना, तो मास्टर डेंटल सर्जरी, और उसके 9 सब्जेक्ट होते हैं। अच्छा, 9 सब्जेक्ट्स होते हैं अलग अलग इसके। हाँ। ओहो, ये उसमें बेसिकली। अरे एक और क्वेश्चन इसी साथ किया था डॉक्टर साहब मैंने, कैसे अगला आपको पहचाने, कैसे इंश्योर करें? देखिए एक्सपीरियंस होना चाहिए पहली बात, दूसरा आज की डेट में लोगों का टाइम थोड़ा सा कम है, आपको ज्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, आसपास थोड़ा सिचुएशन हो तो बेहतर है। दूसरा जनरली कोई अगर आपको रेफर करे तो ज्यादा बेहतर ही रहता है, एक जनरल इंटरनेट से आप देख के जाना सही नहीं। मैं उसमें इतना ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि सब खरीदा जाता है आजकल। आप तो खुद पॉडकास्ट कर रहे हो, आपको पता है रिव्यू खरीदे जाते हैं, वो सारी चीजें खरीदी जाती है, लाइक्स खरीदे जाते हैं, तो इस पे 100 आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले आप वर्ड ऑफ माउथ पे जाएं, चीजें चेक करें, वर्ड ऑफ माउथ है, एक्सेसिबिलिटी क्या है, चेक करें, एक्सपीरियंस क्या है पेशेंट का और डॉक्टर का, आप उसकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन उसको चेक कर सकते हैं, खुद चेक करें, ये कुछ पैरामीटर इसको चेक करने का कर लेना तभी आप अपने आप को इंश्योर करें कि चीजें सही है कि हाँ बिल्कुल कंफर्म करें। ये उस तरीके से अगर आप जाओगे कि भाई इसके 50 लाइक हैं, इसके 150 रिव्यू है, दैट इज नॉट बिलीवेबल। ऑर्थोडोंटिक्स डॉक्टर साहब किसी दांत को टेढ़े करने में काम आता है या कुछ और? दांत सीधे करने की ब्रांच है, ये बेसिकली ब्रांच सीधा टेढ़ा है सीधा करने में। ऑर्थोडोंटिक्स जो ब्रांच है वो आपकी बचपन से लेके सारी जिंदगी तक काम आती है। पहले जॉ को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम ताकि दांत टेढ़े ना हो, टेढ़े में सीधा कर देगा, नहीं टेढ़े ना हो, बचा सकते हैं, अलाइनमेंट हो जाएगा, अलाइनमेंट टेढ़ा होएगा ही नहीं। अच्छा, पहले ही बचा लेंगे, प्रिवेंटिव ऑर्थोडोंटिक्स। अच्छा, फिर एक होती है एक्टिव ऑर्थोडोंटिक्स जिसमें टेढ़े हो गए तो उनको सीधा करते हैं। किसी पेशेंट का दांत अगर टेढ़ा है तो बीडीएस के पास ना जाए, वो ऑर्थोडोंटिक्स के पास जाए। आपके आसपास अगर कोई बीडीएस है तो वो आपको एक सही ऑर्थोडोंटिक्स में डायरेक्ट कर सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आजकल अगर आप सीधा ऑर्थोडोंटिक्स आपके आसपास मिल रहा है फिर आप ऑर्थोडोंटिक्स तो एक्सपर्ट पे जाना है, एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इजीली नहीं अवेलेबल होते सारे ना, अच्छा इजीली अवेलेबल नहीं हर जगह इतने ऑर्थोडोंटिक्स ट्रीटमेंट इसका बीडीएस आपको गाइड कर सकता है प्रॉपर्ली कि इसको कैसे क्या क्या इलाज होना है, और ट्रीटमेंट आप कोशिश करके ऑर्थोडोंटिक्स सही कराएं। नहीं गाइड करना और ट्रीटमेंट करने में फर्क है ना। मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ कि आप इमीडिएटली सबसे पहले एक ऑर्थोडोंटिस्ट तक पहुंचना बहुत मुश्किल है आपके लिए। अच्छा, मेरे को तो ऐसे ही लगता है, मगर आप गूगल करके भी जा रहे हो तो आपको तब वो डिपेंड करता है कि अब आप यहाँ रह रहे हो, आप कितना दूर है आपके घर से, क्या फिजिबिलिटी आपकी, टाइमिंग क्या है, बहुत सारी डिपेंड करता है। अच्छा ओके, मतलब ये ऑर्थोडोंटिक्स पे जाए तो बेहतर होगा और कराएं ऑर्थोडोंटिस्ट से, बट इनिशियली रिपोर्ट टू बीडीएस, ही कैन गाइड यू बेटर कि
कैसे जरूरत है। अच्छा, डिपेंड करता है, बीडीएस आपको रेफर कर सकता है, हाँ, रेफर कर दे बीडीएस हो, कोई और ब्रांच का भी हो, वो भी रेफर कर देते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट में। बट ट्रीटमेंट आप ऑर्थोडोंटिस्ट से ही कराएं, दांत सीधे कराने का। अच्छा, कराने के लिए ना। चलिए डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा डिस्कशन रहा, और सेम हेयर जी, सेम हेयर। बहुत थैंक यू सो मच, आपने अपनी कीमती वक्त निकाला हमारे पॉडकास्ट के लिए। आपने बहुत चीज़ें बताया हमारे ऑडियंस को, हमारे आवाम को, और बहुत कुछ जानने को और बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ समझने को मिला आपके थ्रू। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आवाम को भी फ़ायदा हुआ होगा। आपके बहुत सारे बीमारियों के बारे में, क्या इसके इलाज है, क्या सारी चीज़ें हैं, और कौन सा ट्रीटमेंट सही रहेगा और कौन सा चीज़ें सही नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही वैल्यूबल टाइम दिया डॉक्टर साहब। अगर ये पॉडकास्ट आप सभी आवाम को अगर ये अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इसमें कुछ चीज़ कमियां हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, तो मैं इस जो भी हमारी कमियां को हम अगले वीडियो में इसको सही करेंगे। और आप सभी आवाम से मैं माफ़ी चाहता हूं अगर हमसे वीडियो बनाने में कुछ गलतियां हुई हैं, क्योंकि हम बाय प्रोफेशन जर्नलिज्म नहीं है। मैं बस सिर्फ और सिर्फ इसको पैशनेट जर्नलिज्म कर रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ आप सभी को फ़ायदा पहुँचे हमारे गेस्ट के थ्रू, उनके नॉलेज और उनके एक्सपीरियंस से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।